हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द लक्ष्य बैच फॉर क्लास 12 बोर्ड्स, जेईई मेंस एंड नीट। और अभी हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, और आज है उसका लेक्चर नंबर 10। तो लेक्चर नंबर 10 में हम पढ़ने जा रहे एक ब्रांड न्यू टॉपिक, एक इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसको बढ़िया फील के साथ समझेंगे। उसके बाद कैलकुलेट करना सीखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। उसके बाद उससे जुड़े करेंगे 2-3 बढ़िया न्यूमेरिकल्स। फिर आज ही के लेक्चर में हम आपको सिखाएंगे हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अभी तक आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखा है फॉर अ पॉइंट चार्ज या फॉर अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इनकी आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। पर आज हम सीखने जा रहे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। पर उसके लिए पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल तो समझना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको कराएंगे धांसू धांसू न्यूमेरिकल्स, जिसको हम कर देंगे धुआं धुआं। और साथ ही आपको मिलेगी एक डीपीपी, जिसमें होंगे इस लेक्चर के 8 से 10 बढ़िया सवाल। अच्छा, आज की डीपीपी में कुछ सवाल ऐसे होंगे जो अगला लेक्चर देखने के बाद ही सॉल्व होंगे। जैसे टॉक वगैरह सवाल हो तो उनको अभी छोड़ देना, नेक्स्ट लेक्चर देखने के बाद ही अटेम्प्ट करना। जिन बच्चों की अभी भी डीपीपी और नोट्स डाउनलोड नहीं हो रहे हैं, वो गूगल प्ले स्टोर पे जाएं और अपने फिजिक्स वाला ऐप को अपडेट कर लें। अगर उसके बाद भी प्रॉब्लम आती है तो इस जीमेल आईडी पे हमें मेल करें, हमने आपके लिए थोड़ा सा टेम्परेरी प्रबंध कर दिया है, आपको डीपीपी और नोट्स मिल जाएंगे। तो जल्दी से सभी लोग कॉपी और पेन निकालो, नोट्स बनाना स्टार्ट करो। यस, माय नेम इज अलक पांडे एंड दिस इज योर नॉट सो ब्यूटीफुल ऐप फिजिक्स वाला। तो शुरू करते हैं भाई साहब, लेक्चर नंबर 10। टुडेज गोल, इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। पहले समझेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल। तो शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल से। इलेक्ट्रिक डाइपोल, बोर्ड के लिए बढ़िया सी डेफिनेशन। An electric dipole is a system of two equal and opposite point charges separated by a very small and finite distance। अरे छोड़ो, ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, एक सिस्टम है जिसमें दो चार्जेस होंगे, इक्वल एंड अपोजिट, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस। सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल एंड फाइनाइट, मतलब जीरो भी नहीं होगा डिस्टेंस, छोटा सा डिस्टेंस हो। इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू है ना, इनके बीच में छोटा सा डिस्टेंस हो डी, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। बच्चों, ये जो डिस्टेंस होता है ना, ये कितना स्मॉल होता है इसका आइडिया लगाओ। ये होता है 10 की पावर -6 मीटर से लेके 10 टू द पावर -10 मीटर के आसपास। बहुत ही छोटा होता है, वेरी स्मॉल डिस्टेंस। माइक्रोमीटर से लेके एंगस्ट्रॉम तक जाता है, वेरी स्मॉल डिस्टेंस। अच्छा, एक बात बताओ, इतने स्मॉल डिस्टेंस पे अगर मैं एक तरफ +1 कूलम रख दूं और एक तरफ -1 कूलम रख दूं, तो क्या यह डाइपोल बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों? डेफिनेशन में देखो, एक वर्ड लिखा हुआ है, क्या? इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस। अगर आप इतने स्मॉल डिस्टेंस की दूरी पे एक कूलम -1 कूलम रख दोगे तो वो पॉइंट चार्ज नहीं रह जाएगा, वो तो एक्सटेंडेड चार्ज हो गया, तब बड़ा बड़ा चार्ज। कहने का मतलब, जहां भी आप इलेक्ट्रिक डाइपोल का सवाल देखोगे वहां पे चार्जेस भी छोटे छोटे दिखेंगे। जनरली आपको जो चार्जेस दिखने वाले हैं ना, पॉइंट चार्जेस जो आपको दिखने वाले हैं, वो भी 10 की पावर -6 कूलम के आसपास। बहुत बड़े बड़े चार्जेस भी नहीं हो सकते भाई। बहुत बड़े बड़े चार्जेस को पास पास रख दोगे तो वो पॉइंट चार्ज नहीं रह जाएगा। तो कंडीशन ये भी है इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाने की कि पॉइंट चार्जेस हो। मतलब आप ऐसे सोच लो दिमाग में कि तो छोटे छोटे चार्ज, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्लियर है? पर यह बात लिखी नहीं जाती कि बहुत छोटे चार्ज, उसके लिए क्या लिख दिया? पॉइंट चार्ज। ये नहीं लिखा छोटा चार्ज, लिख दिया पॉइंट चार्ज, सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल एंड फाइनाइट। क्यों बोला कि भाई स्मॉल है पर जीरो नहीं है, फाइनाइट डिस्टेंस। डेफिनेशन को फिर से पढ़ेंगे। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल एंड फाइनाइट डिस्टेंस। फाइनाइट है, जीरो डिस्टेंस नहीं है।
अब बच्चों इस डिस्टेंस को आप कुछ भी बोल सकते हो, जैसे इसको आप d बोल सकते हो, x बोल सकते हो, l भी बोल सकते हो, पर पता नहीं किताब बनाने वालों को क्या सूझा, फिजिक्स बनाने वालों को, कि उन्होंने इसके सेंटर पे एक पॉइंट रखा O और बोला इस डिस्टेंस को हम बोलेंगे L और इस डिस्टेंस को भी बोलेंगे L। कन्वेंशन बना है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो टोटल लेंथ होता है वो 2L होता है, वैसी कन्वेंशन बन गया है। सेंटर से लेके एक चार्ज का डिस्टेंस L, सेंटर से लेके दूसरे चार्ज का डिस्टेंस L, तो यहां से आप भी पकड़ के चलो 2L। अब जरूरी नहीं है, सवाल में मान लो डिस्टेंस D दे दे तो D लेके ट्रीट करेंगे, A दे दे तो A लेके ट्रीट करेंगे, ठीक है। अब आपके मन में एक सवाल आया कि सर ये सब होता भी है कि फर्जी बात है? कहीं होता भी है इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या? ऐसे ही दिमाग में सोच रहे हो, इतना छोटा छोटा चार्ज बगल बगल में रखेंगे, ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। इसका जीता जागता रियल लाइफ एग्जाम्पल है एक मॉलिक्यूल NaCl का, है ना। यहां पे देखो एक कैटायन है, एक एनायन है, एक प्लस है, एक माइनस है, दोनों पे बराबर चार्ज है, अपोजिट चार्ज है, एंड दे आर सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस। भाई मॉलिक्यूल के अंदर डिस्टेंस किस में होता है? एंगस्ट्रॉम में होता है। यहां डिस्टेंस किस में होता है? 10⁻⁻10 मीटर में होता है, एंगस्ट्रॉम में, बहुत छोटा डिस्टेंस। और यहां पे चार्जेस भी बहुत छोटे छोटे हैं भाई। इसके ऊपर चार्ज है +1e यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसके ऊपर चार्ज है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इसके ऊपर -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसीलिए मैंने बोला कि छोटे छोटे चार्ज होंगे सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस। ये बन गया एक रियल लाइफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो जितने भी पोलर मॉलिक्यूल्स हैं आपके, HCl हो गया, HBr हो गया, केमिस्ट्री में नहीं जाते इतना, उन सब के अंदर आपको डाइपोल मिलेगा भाई। उनके ऊपर छोटा छोटा चार्ज सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस। भाई आयनिक डिस्टेंस तो बहुत ही कम होगा ना। इसका दूसरा रियल लाइफ एग्जांपल, थोड़ा फिजिक्स में भी सर एग्जांपल दो। तो मान लो हमारे पास दो कंडक्टिंग गोलू गोलू हैं दो कंडक्टिंग गोलू गोलू हैं, दो कंडक्टिंग स्फीयर्स हैं, ठीक है, मेटालिक स्फीयर्स हैं हमारे पास, दो मेटालिक स्फीयर्स हैं और बहुत छोटे हैं, ठीक है, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल एज्यूम कर लेंगे, बहुत ही छोटे हैं। अभी इस सिस्टम पे टोटल चार्ज कितना है? सबने बोला 0, बहुत सही बात। फिर मैंने क्या किया कि एक रॉड लाया इसके बगल में जिसके ऊपर प्लस चार्ज, एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड लाया। हम क्या करने वाले हैं? इंडक्शन। जैसे ये रॉड इधर आएगा तो इस पूरे सिस्टम के इलेक्ट्रॉन्स इधर खिंच जाएंगे ड्यू टू प्लस चार्ज। हमें प्लस चार्ज का रॉड लेके आए, दो स्फीयर्स हैं अनचार्ज, तो इन अनचार्ज स्फीयर्स के ऊपर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सब इस तरफ भाग आएंगे। तो इस तरफ हो जाएगा नेगेटिव 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 नेगेटिव, और डेफिनेटली जब इस तरफ इलेक्ट्रॉन खिंच जाएंगे तो इस तरफ हो जाएगा पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। अब यदि हम इस वाले स्फीयर को पकड़ के थोड़ा सा दूर खिसका ले, थोड़ा सा दूर खिसका ले, थोड़ा सा दूर खिसका ले, और उसके बाद इस रॉड को हटा ले, पहले खिसकाएंगे फिर रॉड को हटाएंगे। ऐसा करने पे आपको दो छोटे छोटे स्फीयर मिलेंगे, एक पे माइनस एक पे प्लस। सवाल उठता है कि क्या इन पे इक्वल चार्जेस हैं? बिल्कुल है भाई। इस सिस्टम पे टोटल चार्ज कितना है? 0। तो इस सिस्टम पे भी टोटल चार्ज कितना होगा? 0। तो यदि एक पे आया -q तो दूसरे पे आएगा +q। क्या बन गया? रियल लाइफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। यस, इलेक्ट्रिक डाइपोल एग्जिस्ट, सच्ची की दुनिया में भी होते हैं। ऐसा नहीं कि एक इमेजिनरी कंसेप्ट बना दिया, मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ठीक है। आपने केमिस्ट्री में देखा सारे मॉलिक्यूल्स, पोलर मॉलिक्यूल्स, वहां पे इलेक्ट्रिक डाइपोल है, प्लस माइनस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। मैंने फिजिक्स का एग्जांपल दिया कि छोटे छोटे मेटालिक स्फीयर ले लो, यहां से एक रॉड लेके आओ, प्लस पॉजिटिवली चार्ज, सारे इलेक्ट्रॉन किधर खींचे, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इसके बाद इसको सेपरेट करो, थोड़ा दूर करो, और उसके बाद रॉड को हटा लो। तो क्या हुआ? इस पे प्लस इस पे माइनस। क्या इक्वल चार्जेस है? बिल्कुल, क्योंकि यहां टोटल चार्ज 0, तो यहां भी टोटल चार्ज 0। इस पे आया -q, उस पे आया +q। क्लियर है? अब बात आती है कि डाइपोल को हम मेजर कैसे करें, है ना। डाइपोल की वैल्यू को मेजर कैसे करें? इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला बना दिया KQ/R², है ना। फोर्स के लिए फॉर्मूला बना दिया MA या KQ1Q2/R², जो भी। इलेक्ट्रिक डाइपोल को कैसे मेजर करें? तो इसके लिए बच्चों एक फिजिकल क्वांटिटी बनाई गई, विच इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जो कि बच्चों एक वेक्टर क्वांटिटी है। सभी लोग ध्यान से पढ़ेंगे, कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। फिजिक्स में इसके लिए सिंबल यूज होता है P, और उसके ऊपर लगा दिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का बच्चों जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि इन दोनों में से कोई एक चार्ज ले लो मैग्नीट्यूड वाइज,
तो दोनों चार्ज सेम ही है तो ले लिया Q मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। डिस्टेंस कितना है दो चार्जेस के बीच में 2L। ये होती है वैल्यू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की, इलेक्ट्रिक डाइपोल की नहीं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की। कोई एक चार्ज लो, मैग्नीट्यूड लेना चार्ज का, ठीक है, साइन नहीं, इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। और बच्चों क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन भी होगा, तो बच्चों इसका डायरेक्शन होता है -Q से +Q। क्या डायरेक्शन होता है? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है केमिस्ट्री में इसका डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव लेते हैं और यहां नेगेटिव से पॉजिटिव। ऐसा क्यों सर? जाओ गूगल करो, पढ़ के आओ, सोचो। क्या एनीवेज, अभी हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, मेरा नाम फिजिक्स वाला है, तो यहां पे डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव होगा। फॉर्मूला क्या है? चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन चार्ज। बच्चों इसकी यूनिट आप बता सकते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की सभी लोग बताएंगे। चार्ज होगा कूलम में, डिस्टेंस होगा मीटर में, तो अगर एसआई यूनिट की बात करें तो कूलम मीटर। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्लियर है? एक्चुअल में जब आप डीपीपी सॉल्व करोगे तो जब आप चार्जेस की वैल्यू देखोगे तो छोटे छोटे चार्ज होंगे, 10 की पावर में छोटे छोटे चार्ज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होने चाहिए। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला Q इंटू 2L। 2L इज द डिस्टेंस बिटवीन चार्ज। अब डिस्टेंस D दिया हो तो D ले लेना। डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव। नोट करें, अब चलते हैं सवाल करते हैं। आया ये सब तो हलवा हलवा था, अब चलते हैं सवाल करते हैं। छाप लें इसको जल्दी से, छाप लिया, छाप लिया। अरे चल 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 मेरे साथी, ओ मेरे हाथी, चलने चलने, छाप लें पॉज करके, 1 2 3 4, चलें आगे बढ़े। हाँ चलो सवाल आ गया, आप सबको मजा आता है सवाल देख के, आ जाओ। दो चार्जेस दिए हैं, QA इज इक्वल्स टू इतना कूलम एट 0 0 -15 सेंटीमीटर, QB इज इक्वल्स टू इतना कूलम, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज दिख रहे हैं, एट B 0 0 15 सेंटीमीटर। फाइंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ सिस्टम। पॉज करेंगे सवाल को यहीं पे और खुद से ट्राई करके इसका आंसर मारेंगे। हलवा सवाल है, 2 रुपीज क्वेश्चन, दिस इज अ 2 रुपीज क्वेश्चन। हो गया? पॉज करके एक ऑप्शन आपको मारना है, मार लिया सबने? चलो मैं करूं? कर लो बेटा, मैं तुम्ही से कह रहा हूं, बैठे हुए हैं इसे करके, पता ही कहां चलेगा उनको। चलो आओ, तो हमसे बोला है दो चार्जेस हैं और देखो कोऑर्डिनेट थोड़े मतलब 3D के दिए है ना, तो अपन 3 डायमेंशनल बना लेते हैं। आ जाओ, अपन यहां पे 3 डायमेंशनल बना लेते हैं, एक्स वाई जी, ठीक है। ये x मान लेते हैं, ये y मान लेते हैं, ये g मान लेते हैं, g मतलब z, ठीक है, x y z, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। अब हमसे क्या बोला है, चार्जेस कहां कहां रखे हैं जरा देखो, चार्जेस कहां कहां रखे हैं। QA कहां रखा है? A पर 0 0 -15, मतलब x0 y0 और z में -15, तो x भी 0 y भी 0 और z में -15, यहां पे आ जाएगा 0 0 -15, यही होगा। z में -15 में आना है और x और y में 0 में रहना है। यहां पे QA रखा है ना, तो यहां पे रख लेते हैं अपन QA, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। QB कहां रखा है? 0 0 15 पे, यानी QB यहां रखा होगा ऊपर कहीं, 0 y में भी 0 और z में +15। QB कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है, ये बन गया। अब बच्चों आपको क्या निकालना है? डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट का मामला सभी लोग बोलेंगे चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन चार्ज। बच्चों चार्ज कितना है? दोनों में से किसी एक का मैग्नीट्यूड उठाना है, 2.5 × 10⁻⁻7 कूलम्ब SI यूनिट में, मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस बिटवीन चार्ज। बच्चों इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? सभी लोग एक साथ बोले, एक सुर में बोले। बच्चों ये होगा 15, ये होगा 15, डिस्टेंस कितना हो गया? 30 सेंटीमीटर। बोलो समझ में आया? ये 15 नीचे, वो 15 ऊपर, तो डिस्टेंस हो गया 30 सेंटीमीटर। तो 30 × 10⁻⁻2 मीटर। अब ये मत कहना सर इसको भी मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे भाई, इसमें यहां पे देखो सेंटर O है, ये डिस्टेंस L, ये डिस्टेंस L। L की वैल्यू कितनी है? 15, तो 2L कितना हो गया? 30। डिस्टेंस बिटवीन चार्ज तो 30 सेंटीमीटर था, तो 30 × 10⁻⁻2 कन्वर्ट कर लिया मीटर में। इसके बाद सवाल हो गया हलवा, यहां से दशमलव हटाएंगे, यहां 0 काटेंगे, 3 × 25 हो गया 75, मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻9 यूनिट हो जाएगी कूलम मीटर। इसको हम लिख सकते हैं 75 × 10⁻⁻9 को हम लिख सकते हैं, बोलो 7.5 × 10⁻7.5 लगा लें -8 कूलम मीटर लिख सकते हैं। 75 × 10⁻⁹, यहां पॉइंट लगाया
तो पावर हमारी एक कम हो गई, एक ज्यादा होगी, बल्कि 10 टू द पावर -8, वहां डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ पे एक पावर ज्यादा हो जाएगी। ये आ रहा है तो 7.5, तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, 7.5 × 10⁻⁸। अब डायरेक्शन की बारी आई, तो बच्चों डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ये रहा डायरेक्शन, मतलब नीचे की तरफ है, मतलब -z की तरफ है। बच्चों -z को हम कैसे डिनोट करेंगे? -k से। भाई z क्या होता है? k कैप, -z क्या हो जाएगा? -k कैप, तो इसके आगे लग जाएगा -k कैप। देख लो जरा ऑप्शन सी। क्लियर है सभी को? अरे भाई x होता है i कैप, इतना तो पता ही होगा सबको, y होता है j कैप, z होता है k कैप, पर ये किधर है? -z में है, तो -k कैप। क्लियर है? बहुत ही हलवा सवाल था। अगला सवाल बढ़िया आने वाला, तैयार हो जाएं। ये तो बहुत ही एकदम फॉर्मूला बेस्ड था। एक चार्ज उठाया, मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन चार्ज, और डायरेक्शन माइनस से प्लस। नेक्स्ट सवाल के लिए रेडी है? जी सर तैयार है। आ जाओ भाई, अटैक करते हैं अगले सवाल पे। 1 2 3, देखते हैं कौन कर पाता है। 4, फाइंड द डाइपोल मोमेंट ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस एज शोन इन फिगर। ट्राई करो पॉज करके, बढ़िया सवाल है, ट्राई करो। कहता है पल पल तुमसे हो के दिल ये दीवाना, कहता है। सर मत गाओ इतना खराब गाना। ट्राई करें पॉज करके। हो गया? पॉज करके करना था, हो गया। चलिए मैं करूं, आ जाओ भाई। क्या है इसमें? ओए होए होए, इसमें तो 3 चार्ज दिए हैं, डाइपोल में तो 2 चार्ज पता थे। इसको यार ध्यान से देखो तो ये 2 डाइपोल का कॉम्बिनेशन है। अगर इसको आप ध्यान से देखो तो देखो यहां लिखा है -q, और नीचे इस 2q को अगर हम तोड़ दें, एक +q और एक और +q में तो चलेगा। ये एक डाइपोल बन गया, ये एक डाइपोल बन गया है। -q, यहां पे लिखा +q, और यहां पे एक और +q लिख के -q। अब देखो ये एक डाइपोल बन गया, ये एक डाइपोल बन गया। पर हमसे क्या पूछा है? डाइपोल मोमेंट ऑफ द कॉम्बिनेशन, पूरे का डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट बच्चों कैसी क्वांटिटी है? स्केलर की वेक्टर क्वांटिटी। तो हमें 2 डाइपोल मोमेंट निकाल के उनका वेक्टर सम करना होगा। वी विल फाइंड 2 डाइपोल मोमेंट्स एंड डू द व्हाट? वेक्टर सम। 2 डाइपोल निकाल के, 2 डाइपोल मोमेंट निकाल के वेक्टर सम। तो बच्चों एक डाइपोल मोमेंट -q +q ये बना, ऐसे जाएगा माइनस से प्लस, और एक डाइपोल मोमेंट ये बनेगा माइनस से प्लस। बोलो आ रहा है समझ में? यहां देख लो भाई, इस 2q को 2 पार्ट में तोड़ दिया, +q बराबरी से बांट दिया, एक डाइपोल ये बन गया, एक डाइपोल ये। बढ़िया। इस वाले का डाइपोल मोमेंट ऐसे नीचे की तरफ, और इस वाले का डाइपोल मोमेंट ऐसे हो जाएगा। डिस्टेंस कितना है इनके बीच में? a। यहां भी डिस्टेंस कितना है? a, है ना? यानी यहां पे भी डिस्टेंस a है, और इस वाले डाइपोल का भी डिस्टेंस a है। अगर मैं इस वाले का डाइपोल मोमेंट, पहले वाले का जो ये नीचे जा रहा है, इसका डाइपोल मोमेंट P1 कह दूं और इसका डाइपोल मोमेंट P2 कह दूं, तो क्या आप P1 P2 की वैल्यू बता सकते हो? P1 की वैल्यू सभी लोग बोले, डाइपोल मोमेंट की वैल्यू चार्ज इंटू डिस्टेंस। यहां पे चार्ज कितना है? देखो एक ये सिस्टम है, एक ये सिस्टम है, अलग अलग। +2q को 2 में तोड़ दिया, +q, एक ये डाइपोल, एक ये डाइपोल। इस वाले का डाइपोल मोमेंट बोलो q इंटू a, और दूसरे वाले का बोलो, उसका भी वही आ रहा है, दूसरे वाले का भी तो यही आएगा, q इंटू a। मैग्नीट्यूड लेते हैं चार्ज का, ठीक है? तो माइनस मत लिखेगा। इसमें भी देखो क्या आएगा, q, इस वाले का एक तो ये सिस्टम हो गया, और एक ये सिस्टम, इसका भी क्या हो जाएगा, q इंटू a। मेरे ख्याल से दोनों की वैल्यू सेम है, तो दोनों को हम PP बोल सकते हैं। एक डाइपोल मोमेंट ऐसे, एक डाइपोल मोमेंट ऐसे, यानी इधर है P, इधर भी P, एंगल है 90। मैंने आपको कई बार सिखाया है कि अगर 2 वेक्टर हो और इंक्लाइंड एट 90 डिग्री हो और दोनों की वैल्यू यदि सेम हो तो क्या करना होता है? इनका रिजल्टेंट कहां से आता है? एकदम बीच से आता है, और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? P√2। पहले लेक्चर सिखा रहे हैं कि अगर 2 फोर्सेज हैं F और इंक्लाइंड है 90 डिग्री पे, तो रिजल्टेंट बीच से आता है, कितना होता है? F√2। कितने एंगल पे आता है? बीच से एकदम 45, अगर बराबर है तो। और अगर 90 डिग्री पे इंक्लाइंड है तो ये बराबर भी है, दिख रहा है भाई। इसका भी क्या है? डाइपोल मोमेंट q इंटू डिस्टेंस a, इसका भी q इंटू डिस्टेंस a बराबर। तो P इंक्लाइंड है 90 डिग्री, रिजल्टेंट एकदम बीच से निकला, यहां से 45 डिग्री पे निकला, P√2। ये हो गया रिजल्टेंट डाइपोल।
रिजल्टेंट डाइपोल p रूट टू। सो फाइनल डाइपोल मोमेंट या नेट डाइपोल मोमेंट इज इक्वल्स टू p रूट टू। p और p का वेक्टर सम 90 डिग्री पे बराबर वेक्टर्स, आंसर आता है p रूट टू। अगर a और a होता तो आंसर आता a रूट टू। f और f है, ठीक है, क्लियर है। p की वैल्यू कितनी है, QA। p समझ में आ रहा है ना, इसको p बोला, इसको p। अरे भैया दोनों की वैल्यू बराबर है, तो कितना हो गया, QA इंटू रूट टू। ऑप्शन दिख रहा है, नहीं है, नहीं है, नहीं, ये भी नहीं है, ये पूरा रूट है, देखो ये लगा है रूट टू ए, ब्रैकेट में लिखा है ना, रूट टू ए इंटू क्यू, ऐसा है क्या, नहीं, ये है देखो सही, रूट टू इंटू ए इंटू क्यू, ऑप्शन डी। ये वाला मत मार देना, इस पूरे में रूट लगा है, ब्रैकेट लगा है, क्लियर है। तो जब भी ऐसा लगे कि आप इस कॉम्बिनेशन से 2-3 डाइपोल बना सकते हो तो बना लो, अलग अलग डाइपोल का डाइपोल मोमेंट निकाल लो और उनका वेक्टर सम कर लो, समझ गए। अगला सवाल लेने वाले हैं, जेई में आया हुआ है, ये तो बहुत हल बात है सर, धुआं धुआं कर दिया, 2q को तोड़ दिया प्लस क्यू में, एक डाइपोल, ये एक कॉन्सेप्ट क्लियर है। बोला था कॉम्बिनेशन का बताओ, तो हमने इसको तोड़ा, 2q को q और q में, एक डाइपोल ये, एक डाइपोल ये, इसका डाइपोल मोमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव, इसका डाइपोल मोमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव, इसका डाइपोल मोमेंट होगा q इंटू ए, इसका डाइपोल मोमेंट q इंटू ए, दोनों बराबर। तो हमने बोला p और p इंक्लाइंड एट 90, रिजल्टेंट p रूट टू, p की वैल्यू कितनी है, qa इंटू रूट टू। क्लियर, करते हैं अगला सवाल, नोट कर लें, 1 2 3 4 कर लिया। भाई करते हैं अगला सवाल, determine the electric dipole moment of the system of 3 charges placed on the vertices of an equilateral triangle as shown in the figure। बेहतरीन सवाल मिला है आपको। यहां पे 3 चार्जेस हैं, एक प्लस क्यू, एक प्लस क्यू, एक माइनस 2q, और ये रखे ऑन द वर्टिसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। यू हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, किसका, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम, पूरे का निकालना है। पॉज करके ट्राई करो, ऑफ द सिस्टम, पॉज करके ट्राई करो, सेम कहानी है। हो गया, बहुत ही हलवा सवाल, जेई में आया था ये, अभी रिसेंटली आया था, हो गया, पॉज करके ट्राई करना है भाई, हो गया। क्या करेंगे भाई, ये ऐसे बना ट्रायंगल, सही है, ये कितना प्लस क्यू, ये कितना प्लस क्यू, ट्राई कर लो एक बार खुद से। यहां कितना रखा है, माइनस 2q, तो अगर माइनस 2q को मैं ऐसे लिखूं, माइनस क्यू इस तरफ, माइनस क्यू इस तरफ, तो एक डाइपोल ये बन के तैयार, एक डाइपोल ये बन के तैयार, ये तो डाइपोल नहीं है, इसको नहीं कंसीडर, एक डाइपोल ये, एक डाइपोल ये डिस्टेंस कितना है यल, ये डिस्टेंस कितना है यल, तो आपको 2 डाइपोल दिखाई पड़ रहे हैं, एक ऐसा हो जाएगा माइनस से प्लस, इसको मैंने बोला P1, एक ऐसा हो जाएगा माइनस से प्लस, इसको मैंने बोला P2। क्या P1 P2 की वैल्यू आप निकाल सकते हो, बिल्कुल। P1 कितना हो जाएगा, चार्ज इंटू डिस्टेंस, Q इंटू L, चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन चार्ज। शायद P2 की वैल्यू भी सेम आ रही है, Q इंटू L, बोलो P2 की वैल्यू Q इंटू L, यानी दोनों सेम है, तो दोनों को हम P बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो 2 डाइपोल मोमेंट है P और P इंक्लाइंड एट, बाय इक्विलैटरल ट्रायंगल बोला है, इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 60 डिग्री। सो वी हैव 2 डाइपोल मोमेंट, P और P इंक्लाइंड एट 60 डिग्री। ये भी मैंने सिखाया है तुमको, सब तो रटवा दिया है मैंने, बताया अगर 2 फोर्सेस हो, ये सब बड़े कॉमन सवाल हैं, आते रहते हैं, 60 डिग्री के एंगल पे हो तो रिजल्टेंट एकदम बीच से आता है, और रिजल्टेंट होता है √3f। 90 डिग्री पे इक्वल फोर्सेस हो या इक्वल वेक्टर हो, फोर्सेस मतलब वेक्टर, 90 डिग्री पे हो तो आंसर आता है √2 टाइम्स ऑफ f, और 60 डिग्री पे हो तो आंसर आता है √3 टाइम्स ऑफ f, और दोनों टाइम में बीच से निकलता है रिजल्टेंट, प्रोवाइडेड दोनों वेक्टर्स इक्वल हो। तो यहां पे जो रिजल्टेंट बनेगा वो बनेगा √3 टाइम्स ऑफ p। नहीं मानेंगे, आओ निकालते हैं रिजल्टेंट। लेट अस अप्लाई द वेक्टर फॉर्मूला ऑन इट। r इज इक्वल्स टू √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यही होता है ना फॉर्मूला वेक्टर का। तो √p1 की जगह p लिख सकते हैं, ठीक है, p स्क्वायर, p2 जगह p लिख सकते हैं, p स्क्वायर, p1 p2 दोनों की जगह p लिख देंगे तो 2p स्क्वायर, cos थीटा की जगह cos 60 लिख देंगे। तो ये हो गया √p स्क्वायर हो गया बच्चों 2p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर, cos 60 की वैल्यू सभी लोग बोलेंगे 1/2,
2 से 2 मर गया, 2p² प्लस p² अंडर रूट 3p²। यहां से देखो p बाहर आ जाएगा, √3, यही तो लिखा था भाई। अब क्लियर है। और रिजल्टेंट कहां से निकलता है? अगर इक्वल वेक्टर्स हैं, अगर इक्वल वेक्टर्स हैं तो रिजल्टेंट हमेशा एकदम मिड से निकलता है। अगर इक्वल वेक्टर्स हैं तो रिजल्टेंट हमेशा एकदम मिड से है। तो ये वैसा ही सवाल था पिछले वाले जैसा, बस -2q को इस बार 2 में ब्रेक किया, 2 डाइपोल बन गए, -q, एक डाइपोल ये माइनस से प्लस, एक ये माइनस से प्लस, इसको बोला P1 P2, P1 हो गया Q × L, P2 भी हो गया Q × L, दोनों बराबर P इंक्लाइंड एट 60 डिग्री, रिजल्टेंट √3p। ऐसे समझ में आया? वैसे समझ में आया। सो फाइनल आंसर इसका यहां से होगा ऐसे एकदम सीधा, कितना? √3 टाइम्स ऑफ P, √3 टाइम्स ऑफ P कितना है? Q × L। क्लियर है? अब बताता है √3QL, अरे रे, √3QL, अरे रे, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। डायरेक्शन की बात आ गई, और डायरेक्शन देख लेते हैं। पहला वाला नहीं होगा, उसमें 2 भी है वैसे, यही सी वाला ऑप्शन करेक्ट है, इसका मैग्नीट्यूड √3QL है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं, इसका मैग्नीट्यूड देखो √3QL / 2। खैर चलो, खैर डायरेक्शन पता लगाना है बच्चों। ये x है, ये y है, देखो गिवन है, लिखा है ना ये y, ये साइड देखो y दिख रही है सबको, तो ये y है, ये x है। नेट डाइपोल मोमेंट बच्चों ऐसे आया है, -q + q, ऐसे ऐसे ऐसे। ये कौन सा डायरेक्शन है? -y। बच्चों -y को क्या बोलते हैं हम लोग? -j कैप। तो -j कैप देख लो, इसी में लगा है, √3QL -j कैप, ऑप्शन सी। वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन का थोड़ा ध्यान रखना, इसी से सवाल को थोड़ा अच्छा बना सकते हैं। यहाँ अच्छा बढ़िया ऑप्शन देख सकते थे, j कैप + j कैप, k कैप, नहीं किया। नीचे की तरफ है, ये x बोला, ये y बोला, डाइपोल नीचे -y में, तो -j कैप। क्लियर है? डाइपोल मोमेंट निकालना आ गया बढ़िया से, क्लियर है एकदम। धुआं कर दिया जेई का सवाल भी आपने, बधाई हो। नोट कर लें इसको, फिर आगे बढ़े। अब इसके बाद आगे एक बहुत ही बेहतरीन सवाल आएगा, थोड़ा सा एक टॉपिक पढ़ाने दो, मजा आ जाएगा तुमको उस सवाल में। और स्कूल में ले जाके तुम बौकाल मारोगे लोगों में, स्कूल तो खुले सर इस बार। चलो आगे बढ़ते हैं। 1 2 3 4। नेक्स्ट टॉपिक इज हियर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल। अब डाइपोल समझ में आ गया क्या है? छोटे छोटे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। फिर एक क्वांटिटी आपने पढ़ी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, वो क्या है? चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन चार्ज। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन क्या है? नेगेटिव से पॉजिटिव। अब आया टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल, है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज k/r²। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इंटीग्रेट करना पड़ता था, dq लेके d निकालते थे इंटीग्रेट। आज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल, इस डाइपोल की वजह से किसी जगह पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? ये पूरा एक सिस्टम बन गया है। अब ये पॉइंट चार्ज नहीं रहा, अब ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं रहा, ये एक सिस्टम है अपने आप में, एक नई चीज है, +q और -q। तो इसके अंदर बच्चों हमको 3 केसेस पढ़ने होंगे। पहला, इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी एक्सिस पे। दूसरा, इलेक्ट्रिक डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इक्विटोरियल लाइन बोलते हैं, इक्विटोरियल लाइन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? पहले एक्सिस पे कितनी है, फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कितनी है। उसके बाद पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी जनरल पॉइंट, कहीं पे भी स्पेस में, 3D स्पेस में कहीं भी इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से एक्सिस पे, परपेंडिकुलर पे, यहां वहां तुम्हारे घर में कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, और बढ़िया बढ़िया सवाल लगाएंगे। ये डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के लिए, इसके रिजल्ट भी इंपॉर्टेंट होंगे, तो उसको हम बॉक्स बनाएंगे और समझाएंगे। शुरू करें। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ अ डाइपोल एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल। ये हमारे पास एक डाइपोल है, ठीक है सर, यहां पे इसका सेंटर O है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, इसकी एक्सिस पे, इस तरफ भी निकाल सकते हो, इस तरफ भी। अभी इस तरफ निकाल के दिखा रहे हैं, फिर इस तरफ, दोनों तरफ रिजल्ट सेम आता है, एकदम टेंशन मत लो, घबराओ नहीं, पढ़ाएंगे जो 100% सही, टेंशन नहीं लो। हाँ भाई, तो ये हम डिस्टेंस बोल सकते हैं स्मॉल l, ये डिस्टेंस बोल सकते हैं स्मॉल l। हमसे बोला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ अ डाइपोल एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल। आप सेंटर ऑफ डाइपोल से, लाल पेन ले ले, सेंटर ऑफ डाइपोल से, ये सेंटर है, यहां से कितने डिस्टेंस दूर? r डिस्टेंस की दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे एट अ पॉइंट जिसको P
अच्छा P नहीं बोलते X, क्योंकि P इलेक्ट्रिक डाइपोल का सिंबल है एट अ पॉइंट जिसको हमने बोला X। अब बच्चों ये सवाल आपके लिए बहुत हलवा है। एक तरह से आपको X पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू 2 पॉइंट चार्जेस। अरे हलवा सवाल है सर, अभी कर देंगे, सिंपल भाई। इसकी वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, इसकी वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दो, दोनों का वेक्टर सम कर दो, दैट इज द आंसर। खत्म खत्म किया जाए। इसको बोल देते हैं चार्ज नंबर 1, इसको बोल देते हैं चार्ज नंबर 2। चार्ज नंबर 1 की वजह से एक्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? मेरे ख्याल से टुवर्ड्स द चार्ज होगी, नेगेटिव चार्ज है। तो चार्ज नंबर 1 की वजह से एक्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड हुई ऐसे, इसको हम बोल देते हैं E1 इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज 1, नेगेटिव चार्ज को चार्ज 1 बोल दिया। किधर होगी? टुवर्ड्स द चार्ज। चार्ज नंबर 2 की वजह से एक्स पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? अवे फ्रॉम द चार्ज। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने बोल दिया E2। और देखना जरा, E2 को थोड़ा बड़ा बनाया E1 से, ऑब्वियस रीजन है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे ज्यादा स्ट्रांग होगी, डिस्टेंस कम है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे वीक हो जाएगी, डिस्टेंस ज्यादा, इसीलिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E2 बड़ा बनाया, E1 छोटा। डिस्टेंस क्या लिया है हमने? सेंटर से R डिस्टेंस, याद रखना बच्चों, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। हमने डिस्टेंस कहां से लिया है? एक्स पॉइंट का सेंटर से, O से, डाइपोल के सेंटर से। कई बार एग्जाम में दे देगा इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द डाइपोल इज, तो डिस्टेंस फ्रॉम डाइपोल मतलब प्लस चार्ज से, माइनस चार्ज से नहीं, कहां से? सेंटर से। फिर मैंने कहा इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी टुवर्ड्स द चार्ज E1, छोटी सी, इससे बहुत दूर है पॉइंट, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज, बड़ी सी, क्योंकि इसके पास है। अब आप मेरे को बताओ E1 E2 की वैल्यू कितनी होगी? सभी लोग एक सुर में बोलेंगे, E1 की वैल्यू सभी लोग बोलेंगे कितनी होगी? K माइनस Q तो लिखेंगे नहीं, Q मैग्नीट्यूड लिखते हैं, अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। बच्चों इससे उस पॉइंट का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? इससे इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये है R और ये L, मेरे ख्याल से R प्लस L। तो हम वैल्यू लिख लेंगे K Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। बोलो क्लियर है भाई? R तो डिस्टेंस सेंटर का था ना, हमें इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे चाहिए, तो K Q अपॉन इस डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना होगा? R प्लस L का स्क्वायर। इसी तरह से हम लोग E2 की वैल्यू भी बता सकते हैं, E2 विल बी K Q अपॉन K Q। अब बच्चों ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये पूरा R है, इसमें से L हटा दो तो इसका डिस्टेंस मिल जाएगा। इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? R माइनस L। बोलो क्लियर है भाई? R डिस्टेंस कहां तक का है? सेंटर का। हमें इस चार्ज का डिस्टेंस चाहिए, K Q अपॉन ये डिस्टेंस का स्क्वायर रखते हैं ना, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? R माइनस L, R माइनस L, ठीक है। तो R माइनस L का होल स्क्वायर। अब मेरे को बताओ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? 2 की तरफ कि 1 की तरफ? 2 की तरफ। भाई ये चार्ज पास में है, वैसे दोनों चार्ज तो बराबर है तो दोनों का इफेक्ट बराबर होना चाहिए, पर इस चार्ज के पास में पॉइंट लिया है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, बहुत सिंपल है। सो E नेट, नीट लिख दिया मैंने, E नेट एट X इज इक्वल टू, सभी लोग बताएं, E2 माइनस E1। बोला सही है? इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे ज्यादा होगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। E2 की वैल्यू सभी लोग बोलेंगे, E2 की वैल्यू है K Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर, माइनस E1 की वैल्यू बोलो K Q अपॉन इसका डिस्टेंस R प्लस L का होल स्क्वायर। नाउ यू कैन सॉल्व दिस, यू विल गेट इज इक्वल्स टू, यहां से K Q कॉमन हो जाएगा, 1 अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। बोलो सही? यहां तक नोट करो, आगे बढ़े। यहां तक क्लियर है? K Q कॉमन हो गया, 1 अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। भाई इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, मन बुद्धि तो नहीं है, एकदम समझ में आ रहा है। ये चार्ज पास में, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, वो चार्ज दूर में, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कम। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर E2 माइनस E1। E2 की वैल्यू K Q अपॉन R माइनस L का स्क्वायर, E1 की वैल्यू
के क्यू अपॉन आर प्लस एल का स्क्वायर। नोट कर लिया, के क्यू कॉमन 1 अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस का होल स्क्वायर। चले आगे बढ़े। आओ भाई, तो हमने देखा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्स इज इक्वल्स टू के क्यू कॉमन 1 अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। फिर हम लोग आगे इसको सॉल्व करेंगे, के क्यू कॉमन, यहां बच्चों एलसीएम क्या हो जाएगा, आर माइनस एल का होल स्क्वायर आर प्लस एल का होल स्क्वायर, एलसीएम हो जाएगा। चिकू चिकू, इस तरफ किससे मल्टीप्लाई करोगे, आर प्लस एल के होल स्क्वायर से, तो यहां आ जाएगा आर प्लस एल का स्क्वायर, यहां आर माइनस एल का होल स्क्वायर। बोले सही है? गोल गोल घूम गया मैं, मेरे अगल बगल माइक का वायर फंस जाता है, उसके लिए गोल गोल घूमना पड़ता है। नहीं समझ में आया? एलसीएम लिया यार, माइनस एल का होल स्क्वायर प्लस एल का होल स्क्वायर, इधर आर प्लस एल होल स्क्वायर माइनस आर का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है? तो के क्यू अंदर इसको एक्सपेंड करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस लगाएंगे इसके अंदर भी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बोला सही है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। नीचे आप लिख सकते हो आर माइनस एल इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं। इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, आर माइनस एल इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे तो हम लिखेंगे के इंटू क्यू, के पता है ना कौन सा कांस्टेंट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एयर में, या 1/4 पाई एप्सिलॉन किसी और मीडियम में। बच्चों यहां से माइनस अंदर जाएगा तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस और 2rl प्लस हो जाएगा, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर माइनस हो जाएगा, एल स्क्वायर से माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा, और 2rl और ये माइनस माइनस प्लस यानी 4rl। बोलो क्लियर है? इससे ये कटा, इससे ये कटेगा, और ये माइनस माइनस प्लस 4rl। नीचे देखो a माइनस बी ए प्लस बी, a माइनस बी ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और पूरे के ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और पूरे पे लगा है स्क्वायर। यहां तक सही है? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी आ रही है, क्या आया है, के क्यू 4rl। अब देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, 2k, ध्यान से देखना, q 2l इंटू आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या ऐसे लिख सकते हैं? कुछ गलत तो नहीं है? 2 को उधर लेकर 2k q के साथ रखा 2l इंटू आर। क्यों रखा बच्चों? ये q इंटू 2l देखो क्या बन गया, डाइपोल मोमेंट। बहुत बढ़िया। तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू 2k, इसकी जगह डाइपोल मोमेंट इंटू आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। 2kpr अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। बच्चों अगर मैं पूछूं क्या इसको आप वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का आप डायरेक्शन बता सकते हो? जरा ध्यान से पिछला वाला डायग्राम को देखोगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है इस तरफ। बोलो हाँ कि ना? ये आ रही है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो आ रही है E2 माइनस E1। और बच्चों ध्यान से अगर देखो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन भी सेम है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। अगर मैं डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन बनाऊं तो यही तो है। तो आप ध्यान से देखो कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है। भाई डाइपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर E2 माइनस E1। तो क्या हम इसी एक्सप्रेशन में E के ऊपर वेक्टर और P के ऊपर वेक्टर लगा दें? जिधर होगा डाइपोल मोमेंट उधर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। और ये बात ट्रू है, चाहे लेफ्ट साइड में जाओ चाहे राइट साइड में जाओ, कोई टेंशन की बात नहीं, हम आपको करके दिखा देंगे। यहां तक क्लियर है? एक्सिस पे कितनी आ रही इलेक्ट्रिक फील्ड? 2kpr अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। याद हो जानी चाहिए, 2kpr अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो दोनों पे वेक्टर लगा सकते हैं। जिस डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने दिखा भी दिया। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ज्यादा है तो ई नेट इधर
डायपोल मोमेंट। अभी उस तरफ भी करके दिखाएंगे तब भी सेम आएगा, टेंशन नहीं लो। कई लोग दिमाग चला रहे हैं उधर तो माइनस क्यू की फील्ड, टेंशन नहीं लो। आगे बढ़ते हैं, अभी दिखाते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं, अब इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों। चूंकि आपको पता है, चूंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रिक डायपोल में जो डिस्टेंस है वो छोटा है कि बड़ा, बहुत छोटा है, 10 की पावर -6 मीटर, 10 की पावर -8 मीटर, 10 की पावर -10 मीटर। यानी जो डिस्टेंस है बिटवीन टू चार्जेस, जो 2L की वैल्यू है या जो L की वैल्यू है, बहुत छोटी है, ठीक है। जनरली L इज वेरी हो गया सर, हाँ, स्मॉल। जनरली L बहुत 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 छोटा है। तो जनरली आपको ऐसा देखने को मिलेगा, 95% केस डायपोल मोमेंट के जो क्वेश्चन होंगे इसमें आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि ये जो डिस्टेंस r है, ये जो डिस्टेंस r दिया है, ये बहुत ज्यादा होगा कंपेयर टू L। मतलब मान लो आपसे कह दिया कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम डायपोल। अब डायपोल के लिए 5 सेंटीमीटर बहुत बड़ा डिस्टेंस है। उस 5 सेंटीमीटर के आगे अगर मान लो बोल दिया कि 5 सेंटीमीटर दूर, मतलब r की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, और बच्चों ये डिस्टेंस कितना है एंगस्ट्रॉम में, 10 की पावर -8 मीटर में, और ये किस में है सेंटीमीटर, 10 पावर -2 मीटर। यानी इससे कितने गुना बड़ा है, 10 की पावर 6 गुना बड़ा हो गया, इससे 10 लाख गुना बड़ा डिस्टेंस हो गया। फील हो रहा है? मान लो आपसे कह दिया कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डायपोल एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मिलीमीटर फ्रॉम इट, एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मिलीमीटर फ्रॉम इट। मिलीमीटर मतलब 10 की पावर -3 मीटर, यहां से 10 की पावर -3 मीटर पे, और इनके बीच में कितना डिस्टेंस है, 10 की पावर -6, 10 की पावर -8। यानी अभी भी जो r की वैल्यू है वो कम से कम 10⁻³ गुना बड़ी है, 1000 गुना। समझ में आ रहा है कि अगर 1-2 सेंटीमीटर दूर भी चले गए आप, डायपोल बहुत छोटा होता है, NaCl का मॉलिक्यूल बहुत छोटा होता है, आप यहां से 5 सेंटीमीटर भी दूर चले गए, आप बताओ ये डिस्टेंस क्या है इसके सामने, टेंडिंग टू 0 है कि नहीं। तो यही हम कह रहे हैं, जनरली इन 95% केसेस यू विल सी दैट L इज मच स्मॉलर देन R। जो डिस्टेंस दिया होगा, यहां से बोला 2 सेंटीमीटर दूर जाओ, जैसे ही 2 सेंटीमीटर दूर चले गए, ये क्या डिस्टेंस, कुछ नहीं है इसके आगे। R इज मच ग्रेटर देन L या 2L दोनों सही बड़ा हो जाएगा। अगर बच्चों ऐसा होता है तो R स्क्वायर के सामने L स्क्वायर की तो कोई वैल्यू नहीं हो सकती। यानी R स्क्वायर के सामने L स्क्वायर कैसा होगा, टेंडिंग टू 0। इन फ्रंट ऑफ R स्क्वायर L स्क्वायर विल टेंड टू 0। भाई L स्क्वायर क्या होगा, 10 की पावर -8 का स्क्वायर, 10 की पावर -16, और इधर R किसमें 10 की पावर -2, 10 की पावर -4। अब डिफरेंस कितना हो गया, 10 की पावर 12 का, बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो करीब करीब L स्क्वायर 0 मान लेंगे इसके सामने। भाई 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर और 10 पावर -9 मीटर का स्क्वायर, ये करीब करीब क्या हो गया, 0 हो गया। 10 पावर -9 का स्क्वायर 10 पावर -18, ये करीब करीब 0 हो जाएगा। ऐसे केस में बच्चों क्या ये इंपॉर्टेंट होता है, ये 95% केसेस में होता है, यानी सारे सवाल इसी से होने हैं। तो ऐसे केस में बच्चों क्या फॉर्मूला बनेगा, नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़े। नोट कर लें, मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है। इसके बाद सवाल भी करना है, बढ़िया सवाल लेके आए इसका, 2 बहुत ही बढ़िया और बहुत ही एक्सक्लूसिव सवाल इसके हम लेके आए हैं। पॉज करके नोट कर लें आप, 1 2 3 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऐसी कंडीशन में बच्चों अगर L स्क्वायर टेंड टू 0 हो जाए, सो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस का जो फॉर्मूला बन के आएगा दैट विल बी 2kpr, क्या था नीचे, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो मैंने कहा R इज मच ग्रेटर देन L, विच इज 95% टाइम्स ट्रू, जो कि 95% टाइम्स होने वाला है। तो ऐसे केस में क्या होगा, L स्क्वायर विल टेंड टू 0, सो E ऑन द एक्सिस विल बी 2kpr। ये 0 हो गया, क्या बचा, R स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी R की पावर 4। एक R मर जाएगा, E ऑन द एक्सिस विल बी 2kp अपॉन R क्यूब। क्या इसको वेक्टर फॉर्म में बोल सकते हैं, जिधर होगा डाइपोल मोमेंट उधर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज द फाइनल वैल्यू, ये आपको याद होनी चाहिए, 2kp बटे R क्यूब, 2kp बटे R क्यूब। कोई बच्चा चाहे और कह दे ये कहानी एयर में है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, ये कहानी एयर या वैक्यूम में भी हो सकती है।
तो एयर या वैक्यूम में रखने ही के की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4πε0। वैसे मैं कहूंगा ऐसे याद रखो, पर ये वैल्यू रख के भी आप वैल्यू निकाल सकते हो। तो E ऑन द एक्सिस ये 1/4πε लिखोगे तो 2 से 1 2 मत काटना मत काटना 1/4πε0 2p/r³। क्या इतनी ऊपर बोर्ड दिखाई पड़ रहा है? फॉर एयर और वैक्यूम k इज इक्वल्स टू 1/4πε0। से यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस विल बिकम 1/4πε0। k की जगह रखा, 2 को अभी मत छोड़ो, 2 को पकड़े रहो, 2p/r³। जिधर डाइपोल मोमेंट उधर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चाहो तो आप इसको याद करो, वैसे मेरी सलाह है इसको आप रट लो। ये याद होना चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए। प्लीज 2kp/r³। जिधर डाइपोल मोमेंट उधर इलेक्ट्रिक फील्ड। नोट कर लें, पॉज करके नोट करें। 1 2 3 4 डन। अभी उस तरफ भी दिखा देंगे। चलो एक बार फिर से। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल। तो सेंटर से r डिस्टेंस लिया, हमने बोला दो चार्जेस हैं, एक को बोला 1 एक को बोला 2। हमने कहा निकालने का तरीका क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड 1 की वजह से निकालो, 2 की वजह से निकालो, और वेक्टर सम, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। 1 की नेगेटिव चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इसके तरफ, 2 पॉजिटिव चार्ज है, इससे अवे। किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी? जो चार्ज पास में, क्योंकि दोनों की वैल्यू बराबर। तो E2 बड़ा है, E1 छोटा है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ E2 माइनस E1। E2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? KQ/R-L का होल स्क्वायर। भाई ये R है, ये L है, तो ये कितना हुआ? R-L। E1 कितना हो जाएगा? KQ/R+L का होल स्क्वायर। लिख लिया। E2 माइनस E1 लगा दिया। फिर उसके बाद पॉज करके नोट करना, नोट कर लें। 1 2 3 4। फिर हमने लगा दिया यहाँ पे फॉर्मूला। इसके बाद हम सॉल्व कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं। नीचे एलसीएम लिया, फिर ऐसा हुआ 4RL आया, ये इसका स्क्वायर को होल स्क्वायर लिख दिया, ये माइनस बी ए प्लस बी को स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर यहां पे मैंने कहा कि एक इंपॉर्टेंट काम करेंगे कि यहां से 4 को तोड़ा 2k और 2l में, 4 को तोड़ के अलग अलग जगह डाल दिया। 2k q इंटू 2l इंटू r। फिर हमने कहा q इंटू 2l क्या बन गया? डाइपोल मोमेंट r। फिर हमने कहा कि डायरेक्शन क्या होगा? तो डायरेक्शन आपने देखा कि जिधर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उधर डाइपोल मोमेंट, मतलब डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में ही एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। वेक्टर लगा दिया। फिर हमने बताया जनरली क्या होता है, जो डिस्टेंस दिया होता है वो सेंटीमीटर्स में होता है या मिलीमीटर्स में होता है, और जो एल की वैल्यू होती है वो माइक्रोमीटर्स में होती है, नैनोमीटर्स में होती है, एंगस्ट्रॉम में होती है। तो जनरली क्या होता है कि एल की वैल्यू आर के मुकाबले बहुत छोटी होती है। एल छोटा सा होता है, आर डिस्टेंस ज्यादा दे देता है हमको दूर। तो एल स्क्वायर विल टेंड टू 0। नोट कर लेंगे, नोट नहीं किया। 1 2 3 4। सो एल स्क्वायर टेंड्स टू 0। 0 हुआ 2kpr/r की पावर 4, एक आर कैंसिल, 2kp/r³। जिधर होगा डाइपोल मोमेंट उधर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। के की चाहो तो वैल्यू रख लो 1/4πε0। 2p मत छोड़ना, 2 से 2 मत काटना, 2p मत छोड़ना। अब मैं आपको यह भी रियलाइज करा दूं कि अगर यही कहानी आप लेफ्ट साइड में करते तो क्या होता। कई लोग सोच रहे हैं लेफ्ट में अलग होगा, -q + q। मान लो यहां पे हम देख लेते हैं, मान लो यहां पे हमारा पॉइंट x हो, इसको 1 बोला, इसको 2। तो 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? इधर होगी। 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? इधर होगी, E1। 2 की वजह से किधर होगी? इधर होगी, E2। कौन बड़ा होगा इस बार? इस बार E1 बड़ा होगा, क्योंकि ये चार्ज पास है, इस बार ये जीत गया, पास में है, तो E1 बड़ा हो गया। तो बच्चों नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इस तरफ हो जाएगी? क्या डाइपोल मोमेंट भी ऐसे ही है? खेल खत्म। चाहे इस तरफ देखो चाहे इस तरफ देखो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यही रहना है। On the axis of dipole, the direction of net electric field will always be like this. चाहे आप इस तरफ चले जाओ, चाहे आप इस तरफ चले जाओ, along the direction of dipole, along the direction of dipole। अब आप मत ये कहना कि इसके अंदर घुस जाएंगे, नहीं नहीं, L बहुत छोटा है, R उससे हमेशा बड़ा होगा। आप ये नहीं कह सकते कि R की वैल्यू L से भी छोटी हो, उसके लिए ये कंडीशंस वैलिड नहीं है। L बहुत छोटा है, R उससे हमेशा बड़ा रहेगा।
क्लियर है? यहां पे देखा है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो जाएगी, इसकी वजह से कम हो जाएगी, इससे दूर हो गया, इसके लिए नेगेटिव इसके तरफ, इसके लिए पॉजिटिव इससे अवे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, यहां भी इस तरफ। सो हमारा ये वाला एक्सप्रेशन हमेशा सही है। तो आप मेरे ख्याल से इस एक्सप्रेशन को याद कर चुके होंगे, जिस तरफ डायपोल मोमेंट उस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल, 2kp अपॉन r क्यूब। क्लियर है? 2kp अपॉन r क्यूब along the direction of डाइपोल। अगर हम एक डाइपोल देता है -q प्लस q, हमसे कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। मान लो बोलता है यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो जो कि डाइपोल से कितनी दूर है, r डिस्टेंस की दूरी पे है, तो हम बोल देंगे यहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगी 2kp अपॉन r क्यूब। कोई हमसे डायरेक्शन कहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वही डायरेक्शन होगा जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा, तो यहां पे वेक्टर और यहां पे वेक्टर लगा सकते हैं। क्लियर? तो ये पहला केस हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। चाहे हम इसके लेफ्ट में हो, चाहे हम इसके राइट में हो, बीच में नहीं हो सकते, कंडीशन नहीं है, R शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन L। चाहे हम लेफ्ट में हो, चाहे हम राइट में हो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? अलोंग द डाइपोल। ये वाला एक्सप्रेशन हमेशा सही है वेक्टर फॉर्म में, और वैल्यू होगी 2kp बटे r क्यूब, है ना, 95% केस में। अदरवाइज क्या हो जाएगी? वो ऊपर लिखी है 2kpr अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। करना कुछ नहीं था, 2 पॉइंट चार्जेस थे, एक की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरी की वजह से फील्ड, और प्लस माइनस। एकदम टेंशन लो। एग्जाम में कई बच्चे सोचते हैं कि सर माइनस क्यों मैंने इधर लिखा था डेरिवेशन में, इसको इधर कर देगा सब गलत हो जाएगा। नहीं गलत होगा, नहीं गलत होगा, कॉन्सेप्ट पकड़ के रखोगे, नहीं गलत होगा। तुम माइनस क्यू इधर लिख लो, प्लस क्यू इधर, कुछ नहीं होगा इन सबसे। ये याद रखो कि किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ी हुई? दिमाग से। हमें मतलब अपने साथ के बच्चे देखे थे, वो यही नहीं डिसाइड कर पाते किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ी, रट के चले आते हैं ना लोग, के क्यू बटे आर माइनस एल का होल स्क्वायर, क्यू बटे, समझ के। आपको पता है ये चार्ज पास है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा। मैंने ये भी बताया था एक बार कि मेरे एक स्टूडेंट का एक टीचर, स्कूल टीचर ने नंबर काट लिया था क्योंकि उसने ये एरो इससे छोटी बना दी थी। तो मैम ने कहा गलत है, इसकी एरो बड़ी होनी चाहिए। तो उन मैम की बात मैं भी फॉलो करता हूं, है ना। अब मैं भी एरो बड़ी बनाता हूं। क्लियर? So let us go to the next topic, electric field on the equatorial position, perpendicular bisector। आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल। मान लो ये डाइपोल है हमारे पास, मान लो ये डाइपोल है हमारे पास। तो अब क्या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है हमको ऑन द इक्वेटोरियल लाइन या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस पे एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल। अच्छा, एग्जाम में सेंटर ऑफ डाइपोल नहीं लिखेगा, लिखेगा फ्रॉम डाइपोल, मतलब क्या? सेंटर ऑफ डाइपोल, यानी यहां से कितने डिस्टेंस पे? r डिस्टेंस की दूरी पे। यहां मान लेते हैं इस बार अपना पॉइंट x है, यहां हमें निकालनी है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। सेम अप्रोच होगी भाई। अच्छा, नीचे भी निकाल सकते हो, जैसे उस बार राइट और लेफ्ट में निकाला था, इस बार आप ऊपर और नीचे निकाल सकते हो। ऊपर कर रहे हैं, नीचे भी सेम रिजल्ट आएगा। अच्छा, फिर से वही काम करेंगे, इसको बोलेंगे चार्ज नंबर 1, इसको बोलेंगे चार्ज नंबर 2, इसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, खेल खत्म भाई। यहाँ पे हमने बोला सेंटर O, ये डिस्टेंस L, ये डिस्टेंस L। क्लियर है? इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बताओ, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? नेगेटिव चार्ज है टुवर्ड्स द चार्ज। पॉजिटिव वाले की वजह से कैसी होगी? पॉजिटिव चार्ज है अवे फ्रॉम द चार्ज। तो यहां से हम सुंदर सा पेन उठा लेते हैं लाल रंग का। हाँ, नेगेटिव वाली वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? टुवर्ड्स द चार्ज। 1 है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने बोल दिया, क्या बोल दूं? बोलो, E1, टुवर्ड्स द चार्ज, है ना। एक्स पॉइंट पे निकाल लें, ये रहा एक्स पॉइंट। इसकी वजह से बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? पॉजिटिव चार्ज है अवे फ्रॉम द चार्ज, इसका नाम 2 दिया है, तो इसकी वजह से E2। क्या आप मुझे E1 और E2 की वैल्यू बता सकते हैं? क्या आप मुझे E1 और E2 की वैल्यू बता सकते हैं? E1 इज इक्वल्स टू, बोलो उसकी वजह से, के क्यू बटे आर स्क्वायर। ना ना ना, ये डिस्टेंस है ना, और जो डिस्टेंस तो ये होगा ना चार्ज का पॉइंट से, ये कितना हो जाएगा? ये R है, ये L है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये वाला डिस्टेंस भी यही हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। बोले यही होगा, ये आर एल अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस।
तो बच्चों के क्यू अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, के क्यू अपॉन इस डिस्टेंस का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, रूट आ जाएगा। क्लियर है, के क्यू अपॉन इसका स्क्वायर, ये डिस्टेंस कितना, अंडर रूट ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से, और नीचे यहां क्या रखोगे, उस डिस्टेंस का स्क्वायर। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकंड चार्ज बताओ मुझे जरा, ड्यू टू सेकंड चार्ज उस पॉइंट पे, के क्यू अपॉन इस डिस्टेंस का स्क्वायर, के क्यू, छी इसको तो मैं सही बनाएगा, हाँ, के क्यू अपॉन इस डिस्टेंस का स्क्वायर, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस रूट एल स्क्वायर, यही आ जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो यही आएगा। बोलो क्लियर है यहां तक। मैंने कहा कि मुझे इसके इक्वेटोरियल लाइन पे यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, दिस एंगल इज 90 डिग्री, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे दिस एंगल इज 90 डिग्री एंड दिस डिस्टेंस इज हाफ एंड हाफ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं इसको, इक्वेटोरियल, बीच से काटती हुई, इक्वेटर। मैंने कहा मान लेते हैं कि हम यहां से कितनी दूर गए, एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल, इस पॉइंट को बोला एक्स। मैंने कहा इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो 1 की वजह से भी होगी, 2 की वजह से भी होगी, नेगेटिव को 1 बोला, पॉजिटिव को 2। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी टुवर्ड्स द चार्ज, इसकी वजह से अवे फ्रॉम द चार्ज, इसको बोला E1, इसको बोला E2। E1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के क्यू अपॉन इस डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसकी क्या होगी, के क्यू अपॉन इस डिस्टेंस का स्क्वायर, हाँ, मतलब दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। तो हम बोल सकते हैं E1 E2 बराबर, तो हम दोनों को क्या बोल के सॉल्व करेंगे, सभी को पता होगा, E बोलकर सॉल्व करेंगे, E बोलकर सॉल्व करेंगे। तो E1 और E2 को हम क्या बोल के सॉल्व करेंगे, E बोलकर सॉल्व करेंगे। अच्छा बच्चों, अब आपको पता है E1 E2 के 2 कंपोनेंट करने होंगे, काफी देर से ये सब कर चुके हो आप, काफी लेक्चर्स में ये सब पढ़ चुके हो, इनके 2 कंपोनेंट करने पड़ेंगे। एक काम करते हैं, एक लाइन ऐसे खींच लेते हैं, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये एंगल है थीटा। बच्चों ये एंगल थीटा, तो ये दोनों ट्रायंगल आपको कॉन्ग्रुएंट दिख रहे होंगे, एल आर 90 डिग्री, एल आर 90 डिग्री, तीनों साइड भी सेम है। ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी चीटा, थीटा। बच्चों ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा। देखो जेड बन रहा है कि नहीं, सुकुक। ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा। देखो ये एक लाइन, कुचुक, ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल। ये लाइन पैरेलल, ये एंगल देखो थीटा, तो ये एंगल भी थीटा। ठीक है, बहुत बढ़िया, दोनों एंगल हो गए थीटा। अब क्या हम कंपोनेंट निकाल सकते हैं E1 और E2 का? अच्छा दोनों की वैल्यू सेम है ना, यहां बना लिया जाए क्या, दोनों की वैल्यू सेम है। E1 E2 क्यों लिखें, इसको E ना लिख दें, दोनों की वैल्यू सेम है तो। अच्छा क्या अब हम इसका कंपोनेंट निकाल सकते हैं, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा। E का बच्चों इस तरफ कंपोनेंट कितना आएगा, E cos थीटा, और E का ऊपर की तरफ कंपोनेंट कितना आएगा, E sin थीटा। इसी तरह से हम E1 की बात करें, ये भी E है, इधर कंपोनेंट कितना आएगा, E cos थीटा, और नीचे की तरफ कितना कंपोनेंट आएगा, E sin थीटा। तो वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगी 2E cos थीटा। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E और E ऐसे है, E cos थीटा ऐड हुआ, E sin थीटा कैंसिल। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ बनेगी, ये आपको मिला E नेट, और E नेट की वैल्यू कितनी होगी, 2E cos थीटा। क्या हम वैल्यू रख सकते हैं, 2 इंटू E कितना है, के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर, यही है E की वैल्यू, के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर। कॉस थीटा बच्चों कितना हो जाएगा, यहां से बताओ, कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यही होगा। बेस कितना है, L अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितना है, आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर। बोलो सही है, यहां तक नोट करो फिर आगे बढ़े, पॉज करके नोट करो फिर आगे बढ़े। सही है यहां तक, 2E कितना है, E कितना है, के क्यू अपॉन ये कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। नोट कर लिया,
2KQL अपॉन ये लिखा जाए। चलो हाँ, सो E ऑन दी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ रहा है 2KQL अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। देखो यही लिखा था। ठीक बच्चों, ये क्या आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर की पावर 1 और ये क्या आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर हाफ, तो पावर ऐड हो जाएगी 1 प्लस हाफ 3/2। सो ई ऑन दी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अच्छा इसको भी देखो कैसे लिखूंगा मैं फिर से, K इंटू क्यू इंटू 2। ये दिमाग लगाना, ऊपर दोनों पार्ट टाइम में जहां 2 मिल जाए उसको यहां चिपका दो। 4 मिला था तो 2 निकाल लिया उसमें से, इस बार 2 मिला तो 2 को क्यों, हम चाहते हैं Q इंटू 2L क्या बन जाए, डाइपोल मोमेंट। गई नहीं थी आवाज, पिछली बार भी यही किया था, 4 को डिस्ट्रीब्यूट किया था। ये आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर की पावर हाफ, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2, दोनों को ऐड कर लो, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। Q इंटू 2L क्या बन गया, डाइपोल मोमेंट। तो E परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू KP अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। क्या इसको वेक्टर फॉर्म में भी बता सकते हैं? ध्यान से देखो पीछे जाकर कि इस बार डाइपोल मोमेंट किधर होगा, माइनस से प्लस ये, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है इधर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑपोजिट टू डाइपोल मोमेंट इन केस ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यानी इस बार अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश करें, सो वी हैव टू राइट E परपेंडिकुलर, क्या इसके वेक्टर के साथ है, नहीं, तो यहां लगा दो माइनस, इसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में। एक्सिस में क्या था, 2KP अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहां क्या है KP अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। फिर मैं फिर से वही बोलूंगा कि जनरली क्या होगा, जनरली ये होगा कि L इज मच 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 लेस देन R हो जाएगा। इस कंडीशन में L स्क्वायर विल टेंड टू 0, तो नीचे से L स्क्वायर गायब करेंगे। E परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू KP अपॉन L स्क्वायर गायब हो गया, R स्क्वायर की पावर 3/2, तो R स्क्वायर और 2 कैंसिल, KP अपॉन R क्यूब। पिछली बार था 2KP अपॉन R क्यूब, इस बार क्या है KP अपॉन R क्यूब। L स्क्वायर विल टेंड टू 0, R स्क्वायर पावर 3/2, 2 कैंसिल, R क्यूब। बच्चों इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो यहां वेक्टर और यहां माइनस साइन। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि इस बार ये देखो ऑपोजिट डायरेक्शन में। तुम चाहो तो नीचे की तरफ भी देख सकते हो, चाहे नीचे देखो चाहे ऊपर। नीचे देखोगे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 1 की वजह से 1 की टुवर्ड्स, 2 की वजह से 2 से अवे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखो इधर आएगी भाई। 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, 2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, 1 की इधर, 2 की इधर, फिर से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखो इस तरफ। तो कुछ नहीं था, 1 और 2 को हमने पॉइंट चार्जेस माना, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1, इसकी वजह से E2, फिर E1 E2 लिख ली वैल्यू, फिर हमने E1 E2 की वैल्यू देखी, सेम आई, E एंगल थीटा, E cos थीटा, साइन थीटा कैंसिल, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 2 E cos थीटा, वैल्यू रखी उसकी, बस फिर कैलकुलेट किया। फिर हमने यहां पे एक दिमाग लगाया कि इस 2 को इधर लिख लिया, 2L, Q इंटू 2L क्या बन गया, नेट डाइपोल मोमेंट P बन गया हमारा। फिर हमने कहा वेक्टर फॉर्म में क्या लिखें, तो इस बार देखा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस लगा दिया। फिर हमने बोला जनरली डिस्टेंस बहुत बड़ा होगा, L बहुत छोटा, तो L स्क्वायर टेंड्स टू 0 और L स्क्वायर को वहां पे 0 कर दिया, R स्क्वायर की पावर 3/2, 2 का सा R क्यूब। तो परपेंडिकुलर में आता है KP अपॉन R क्यूब, पैरेलल में आता है, पैरेलल मतलब पैरेलल भी बोल सकते हैं ना उसको, एक्सिस पे पैरेलल में आता है 2KP अपॉन R क्यूब। वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट एक डायरेक्शन में, यहां अपोजिट। तो कोई बात नहीं, इसके लिए हम पूरा एक कंपैरिजन चार्ट लेके आए हैं, यहां हम जल्दी से इसको डिस्कस कर लेते हैं। एट एक्सियल पोजीशन एंड इक्वेटोरियल पोजीशन, तो एक्सियल की बात करें, यहां माइनस क्यू, यहां प्लस क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनी थी, इस तरफ, डाइपोल मोमेंट भी किस था, इस तरफ। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस कितनी आ रही थी, 2KPR अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर।
यहां पे क्या है, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे देखनी थी ऊपर, कैसे आ रही थी, इस तरफ आ रही थी, और डाइपोल मोमेंट कैसा है, इस तरफ है, अपोजिट डायरेक्शन में। यहां पे सेम डायरेक्शन में तो वेक्टर वेक्टर लगा देते हैं, यहां तो सेम डायरेक्शन में है डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां अपोजिट डायरेक्शन में है। यहां वैल्यू कितनी आ रही थी, ई ऑन दी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कितना था, के पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। और यहां पे क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। क्लियर है यहां तक। फिर हम वो कंडीशन लेंगे कौन सी, व्हेन एल इज मच 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 लेस देन आर, विच इज मोस्ट ऑफ द टाइम एल इज मच 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 लेस देन आर। उस कंडीशन में एल स्क्वायर टेंड्स टू 0 हो जाता था। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस, ये मैंने बोला याद रखो, 2kp अपॉन आर क्यूब। जिधर है डाइपोल मोमेंट उधर है इलेक्ट्रिक फील्ड। इस तरह से यहां पे मैंने बोला था इस कंडीशन के बाद कितना आएगा, kp अपॉन आर क्यूब, और यहां माइनस लग जाएगा क्योंकि यहां पे अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर है। अच्छा ध्यान से देखो, एक्सिस और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को अगर एक्चुअल में कंपेयर करें इक्वेटोरियल को, तो अगर सेम डिस्टेंस पे रहें तो एक्सिस की फील्ड इक्वेटोरियल की डबल है। r डिस्टेंस दूरी पे यहां पे 2 टाइम्स है और r डिस्टेंस दूरी पे यहां पे 1 टाइम्स है। तो अगर सेम डिस्टेंस की बात करें हम, अगर हम सेम डिस्टेंस की बात करें, नोट कर लो, पहले पॉज करके नोट कर लो। दिख रहा है एक्सिस की इलेक्ट्रिक फील्ड डबल है इक्वेटोरियल की या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की। सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम डिस्टेंस, नोट कर लिया, अगर हम सेम डिस्टेंस की बात करें तो ई एक्सिस इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ ई इक्वेटोरियल। भाई ई इक्वेटोरियल कितना है, के पी बाई आर क्यूब, और ई एक्सिस कितना है, 2kp बाई आर क्यूब। इसका वेक्टर सेम डायरेक्शन में, इसका वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर है, बढ़िया से डिफरेंस समझ में आ गया। एक्सिस में क्या होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट 2kp अपॉन आर क्यूब। इक्वेटोरियल में क्या होता है, इन द डायरेक्शन अपोजिट टू डाइपोल मोमेंट कितना, kp अपॉन आर क्यूब। यही वाली कंडीशन याद रखनी होती है, लास्ट वाली। r इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल। k क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या 1/4 पाई एप्सिलॉन। और ये क्या है, p डाइपोल मोमेंट, चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन चार्ज। आए अगले सवाल पे, बहुत ही खूबसूरत सवाल। व्हाट इज द फोर्स ऑन अ डाइपोल, बहुत बढ़िया सवाल है। व्हाट इज द फोर्स ऑन अ डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट p प्लेस्ड एज शोन इन फिगर। इस डाइपोल पे क्या फोर्स लगेगा ड्यू टू दीज 2 + q चार्जेस। व्हाट इज द फोर्स ऑन अ डाइपोल, एक डाइपोल है, ऑफ डाइपोल मोमेंट p, ये एक डाइपोल है। व्हाट इज द फोर्स ऑन डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट p ड्यू टू दीज 2 चार्जेस। पॉज करके ट्राई करो। ये कैसे करें सर, डाइपोल पे कैसे फोर्स निकालें, 4 ऑप्शंस भी हैं। व्हाट इज द फोर्स ऑन डाइपोल, डाइपोल पे कितनी फोर्स है, एक्सक्लूसिव सवाल, कैसे किया जाए। फोर्स ऑन डाइपोल ड्यू टू चार्ज, ऐसा तो कुछ सर ने पढ़ाया ही नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल पढ़ा के क्या सवाल दे दिया। हम एक काम करने जा रहे हैं, हम फाइंड करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनो आराम से। फोर्स ऑन प्लस क्यू, आराम से, ड्यू टू डाइपोल। हम इस पे फोर्स फाइंड करेंगे ड्यू टू डाइपोल। मुझे एक बात बताओ, क्या डाइपोल के लिए ये वाला अगर चार्ज देखें तो क्या ये इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे रखा है, ध्यान देखो, ये इसकी एक्सिस है, तो क्या ये पॉइंट इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है। अगर मैं इस पॉइंट को थोड़ी देर के लिए x कह दूं तो क्या x इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी x पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, हम क्या निकालना चाह रहे हैं, हमने सवाल बदल दिया भाई। सवाल कह रहा है फाइंड द फोर्स ऑन डाइपोल, सवाल कह रहा है इस पे फोर्स निकालो ऑफ डाइपोल मोमेंट p ड्यू टू दीज 2 चार्जेस। हमने बदल दिया, हमने कहा हम फोर्स निकालते हैं प्लस q पे ड्यू टू डाइपोल। कैसे लगाएगा भाई, डाइपोल यहां पे जनरेट करेगा एक इलेक्ट्रिक फील्ड
और इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज रखा होगा तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, कितनी होगी बच्चों, के पी अपॉन आर क्यूब। आर की जगह ए लिख लें, यहां डिस्टेंस ए दिया है ना फ्रॉम दी डाइपोल। ये कौन सा डायरेक्शन हुआ डाइपोल के लिए, क्या हुआ, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हुआ, ये एक्सिस है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हुई, के पी अपॉन ए क्यूब। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ भाई। इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, डाइपोल मोमेंट के अपोजिट, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे नीचे की तरफ हो जाएगी क्योंकि डाइपोल मोमेंट ऐसे है। भाई यहां पे अगर आपको याद हो तो ये माइनस लगता है कि नहीं, इक्वेटोरियल में डाइपोल मोमेंट इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, याद आई, डाइपोल मोमेंट इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल मोमेंट इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। ये इक्वेटोरियल पोजीशन है कि नहीं, फील ही नहीं हो रहा। अरे उसी सवाल को, वो डाइपोल ऐसे रखा हुआ था हम लोग का, उसी को उठा के ऐसे रख दिया, माइनस क्यू नीचे प्लस क्यू ऊपर। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पॉइंट ऊपर था वो सामने चला गया, जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे थी वो ऐसे नीचे हो गई, यहां पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक प्लस क्यू चार्ज रखा है, इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल केप्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, क्यू ई। सो क्यू कितना है, क्यू ई कितना है, के पी अपॉन ए क्यूब। माइनस प्लस नहीं लिख रहे, डायरेक्शन तो हमने खुद ही देख लिया है। ये फोर्स लगेगी इस पे नीचे के डायरेक्शन में, किसने लगाई, फोर्स ऑन प्लस क्यू ड्यू टू डाइपोल। अब हम यूज कर लेंगे बच्चों न्यूटन्स थर्ड लॉ, है सर, हाँ न्यूटन्स थर्ड लॉ। अगर हम न्यूटन्स थर्ड लॉ की बात माने तो ये इस पे जितनी फोर्स लगाएगा, पलट कर ये भी उस पे उतनी ही फोर्स लगाएगा, इक्वल एंड अपोजिट। एवरी एक्शन, ये एक्शन हुआ, इसने इस पे फोर्स लगाई, इसने इस पे फोर्स लगाई, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यही होगा, ये इस पे नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा तो ये पलट के इसके ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, और जितनी फोर्स बच्चों ये लगाएगा उतनी ही फोर्स ये भी लगाएगा। सेम कहानी इसके साथ। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ की वजह से नेट फोर्स ऑन डाइपोल विल बी व्हाट, 2 टाइम्स ऑफ एफ। भाई इसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखी कितनी आई, के क्यू अपॉन ए क्यूब। इसकी वजह से जो फोर्स के पी अपॉन ए क्यूब, इसकी वजह से जो फोर्स लगी वो हो गई क्यू के पी अपॉन ए क्यूब। मैंने कहा इसने इस पे इतनी फोर्स लगाई तो ये पलट के उतनी फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, न्यूटन्स थर्ड लॉ। जितनी फोर्स ये लगाएगा उतनी फोर्स ये लगाएगा, 2F। सो नेट फोर्स ऑन डाइपोल कितना हो गया इसका डबल, 2Q के पी अपॉन ए क्यूब, किधर, अप डायरेक्शन में। ऑप्शन मैच कराओ। अच्छा ऑप्शन में के की वैल्यू रखी है, के की वैल्यू रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2Q P के की जगह 4 पाई एप्सिलॉन, है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब इन दी अपवर्ड डायरेक्शन, 2 1 2 2 2 4, क्यू पी अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब अपवर्ड, क्यू पी अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब अपवर्ड्स। मिल गया, क्यू पी अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब अपवर्ड्स। तो डाइपोल में फोर्स निकालना नहीं आता था, डाइपोल में कैसे फोर्स निकाल दें, क्या कर दें, कोई फॉर्मूला ही नहीं पता। डाइपोल की वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली इक्वेटोरियल पे, उसकी वजह से इस पे फोर्स निकाली, जितनी फोर्स इसने इस पे लगाई उतनी ही अपोजिट फोर्स इसने इस पे लगाई। अब जितनी ये लगाएगा उतनी ये लगाएगा, तो 2F निकाल दें। आगे बढ़े तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज का लास्ट केस, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ जनरल पॉइंट ड्यू टू अ डाइपोल। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दी एक्सिस पढ़ी, कितनी है सभी लोग साथ में बोलेंगे, 2K अपॉन आर क्यूब इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल। फिर हमने पढ़ी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दी इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल, वो कितनी थी, के पी अपॉन आर क्यूब इन द डायरेक्शन अपोजिट टू डाइपोल। ये देखो डाइपोल इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ये देखो इक्वेटोरियल लाइन ही तो है। वो जो डाइपोल ऐसे रखा था माइनस प्लस वो ऐसे रख दिया, तो जो लाइन जो पॉइंट ऊपर था इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, वो ऐसे नीचे हो गई। आगे बढ़े, थर्ड केस करने जा रहे हैं, एनी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सम जनरल पॉइंट आर थीटा ड्यू टू अ शॉर्ट डाइपोल। ये हमारे पास बच्चों एक शॉर्ट डाइपोल है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है एट जनरल पॉइंट आर थीटा। अब ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना एक्सिस, जनरल पॉइंट। जनरल पॉइंट मतलब मान लेते हैं कि इसके सेंटर से ये L, इसके सेंटर से LL की वैसे जरूरत नहीं है, इसके सेंटर से मान लेते हैं थीटा एंगल की इंक्लिनेशन पे आर डिस्टेंस की दूरी पे एक पॉइंट है, ठीक है। इसके सेंटर से थीटा एंगल की इंक्लिनेशन पे आर डिस्टेंस की दूरी पे एक पॉइंट है, यहां मान लो एक पॉइंट है, लेट दिस पॉइंट बी अगेन व्हाट, एक्स।
यहां से कितनी दूर है, r डिस्टेंस दूरी पे है, और कितने एंगल पे है, थीटा। बच्चों थीटा और r को वेरी करो तो स्पेस का आप कोई भी पॉइंट कवर कर सकते हो, है कि नहीं। थीटा की वैल्यू 0 रख दो, एक्सिस का पॉइंट। थीटा की वैल्यू 90 रख दो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट। थीटा की वैल्यू 30 रख दो, यहां का पॉइंट। थीटा की वैल्यू 40 रख दो, यहां 60, 70, 80। आप सारे पॉइंट्स कवर कर सकते हो विद द वैल्यू ऑफ 2 वेरिएबल r एंड थीटा। पहले एक ही वेरिएबल दे रहा था r, तो उससे या तो एक्सिस पे आ रहे थे या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब r और थीटा मिल गया है तो आप चारों दिशाओं में मूव कर सकते हो। यानी एक जनरल केस बन जाएगा जो कि एक्सिस पे भी अप्लाई होगा, जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे भी अप्लाई होगा। पर एक्सिस और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के सवाल ज्यादा आते हैं, इसलिए उसको हम याद करा देते हैं। अब बात आती है यहां पे क्या निकालना है हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो इसको करने का तरीका बहुत ही खूबसूरत तरीका है, इसको करने का तरीका समझो आराम से। जो पहले पढ़ा ना उसको हम यहां यूज करने जा रहे हैं पहले 2 पॉइंट में। बच्चों माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ क्या होता है, डाइपोल मोमेंट। तो क्या मैं डाइपोल मोमेंट को ऐसे बना सकता हूं, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। क्या ऐसे हम नेट डाइपोल मोमेंट बना सकते हैं, माइनस क्यू से प्लस क्यू। बच्चों इस डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या हम P लिख सकते हैं। मान लेते हैं डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी है, P है। क्या हम इस डाइपोल मोमेंट की वैल्यू को P अज्यूम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसकी वैल्यू को लिख दिया P। अब ध्यान सुनो क्या करेंगे हम इस डाइपोल मोमेंट के 2 कंपोनेंट करने जा रहे हैं। तैयार हो जाओ, एक इस लाइन के अलोंग, एक इस लाइन के परपेंडिकुलर। इस लाइन के अलोंग कितना हो जाएगा, इसका इस लाइन के अलोंग कितना कंपोनेंट हो जाएगा, P cos थीटा। P का इस लाइन के अलोंग P cos थीटा। और इस लाइन के परपेंडिकुलर में कितना हो जाएगा भाई, इस तरफ P cos थीटा, तो इसके परपेंडिकुलर में 90 डिग्री पे कितना हो जाएगा, P sin थीटा। यहां तक क्लियर है। हमने बोला यहां से यहां डाइपोल मोमेंट P को हमने 2 पार्ट में तोड़ा। एक अलोंग दिस लाइन कितना आया, P cos थीटा। एक हमने बोला इस लाइन के परपेंडिकुलर, भाई इधर P cos थीटा तो इधर P sin थीटा। अब ध्यान से देखो जो x पॉइंट है, जो x पॉइंट, अब इस डाइपोल को शायद हम हटा भी सकते हैं ना भाई, जिस चीज का कंपोनेंट कर देते हैं उसको तो गायब कर देते हैं ना, तो इसको हमने डिसअपीयर कर दिया। वासेपुर देखी नहीं, वासेपुर नहीं देखी तो क्या देखा जीवन में, गैंग्स ऑफ वासेपुर। तो इसको हमने डिसअपीयर कर दिया, P cos थीटा P sin थीटा। अब एक बात बताओ, x पॉइंट पे हम इन 2 डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल सकते क्या। चार्जेस भूल जाओ थोड़ी देर, अब जितना पढ़ा उसको इस्तेमाल करेंगे। हमने कहा हमारे पास एक डाइपोल था P, हमने कहा P का 2 कंपोनेंट करते हैं। एक इस लाइन के अलोंग कितना हुआ, P cos थीटा। एक इस लाइन के परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, P sin थीटा। फिर हमने कहा x पॉइंट पे, ये तो गया, x पॉइंट पे इस डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, और इस डाइपोल की वजह से ये दोनों नए डाइपोल बन गए। एक डाइपोल बन गया जिसका डाइपोल मोमेंट है P cos थीटा, एक डाइपोल बन गया जिसका डाइपोल मोमेंट है P sin थीटा। तो x पे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के उसका वेक्टर सम कर देते हैं। आ जाओ, तो x पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ड्यू टू दीज 2 डाइपोल्स। तो आ जाओ, पहले इसकी वजह से P cos थीटा की वजह से। P cos थीटा के लिए x पॉइंट कहां पर है, एक्सिस पे है। सो फॉर P cos थीटा x इज एक्सियल पॉइंट। बच्चों एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होती है, एक्सिस के अलोंग, और डाइपोल मोमेंट के अलोंग, यानी इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या ऐसे बन जाएगी, E अलोंग द एक्सिस। एक्सिस पे ऐसी थी इलेक्ट्रिक फील्ड, याद है, माइनस क्यू प्लस क्यू इधर ही थी अलोंग द एक्सिस। मैंने कहा हमारे पास 2 डाइपोल हैं, एक P cos थीटा, एक P sin थीटा। P मर गया। P cos थीटा के लिए x पॉइंट किस पे है, एक्सिस पे। देखो ना इसकी एक्सिस इस P मर गया। अब 2 नए डाइपोल है, एक P cos थीटा, एक P को हमने 2 कंपोनेंट में तोड़ा और P डाइपोल को फेंक दिया। अब हमारे पास 2 डाइपोल हैं, P cos थीटा P sin थीटा। P cos थीटा के लिए x पॉइंट कहां पर है, एक्सिस पर। और एक्सिस पे बच्चों
और एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होती है, ऐसे ई एक्सिस। ई एक्सिस की वैल्यू बता सकते हो आप, ई एक्सिस की वैल्यू होगी, बोलो 2kp/r³। एक मिनट, यहां डाइपोल मोमेंट p नहीं है, इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट कितना है, p cos थीटा। p cos थीटा, ये जो नया डाइपोल बना है इसका डाइपोल मोमेंट p cos थीटा, तो ये हो जाएगा 2kp cos थीटा/r³। ये p sin थीटा के लिए x पॉइंट किस पर है, p sin थीटा के लिए x पॉइंट किस पर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। सो फॉर p sin थीटा x इज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होती है, अगर ये ऐसे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड शायद ऐसे होती है, याद है, -q + q, ये डाइपोल मोमेंट और उसके जस्ट अपोजिट में इलेक्ट्रिक फील्ड 180 डिग्री पे, -q + q, ये डाइपोल मोमेंट और उसके 180 डिग्री पे थी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये डाइपोल मोमेंट इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, नहीं याद, देखो देखो डाइपोल मोमेंट से इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट 180 डिग्री पे। तो P sin थीटा के लिए ये पॉइंट किस पे है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, तो जस्ट 180 डिग्री पे। E परपेंडिकुलर की वैल्यू सभी लोग बोलेंगे क्या होती थी, kp/r³। यहां P की जगह क्या रखना पड़ेगा, P sin थीटा हो जाएगा, खत्म हो गया सवाल। यहां पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, E एक्सिस E परपेंडिकुलर, आप इनका रिजल्टेंट निकाल लो भाई, इसकी वजह से भी ले ली, इसकी वजह से भी ले ली, डाइपोल तो मर ही चुका है, यहां से निकल गई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर, यहां से इसके बीच से कहीं रिजल्टेंट निकल जाएगा। अब 100% बीच से नहीं होगा, दोनों वैल्यू बराबर नहीं है, दिख रहा है, तो कहीं से यहां से रिजल्टेंट निकल गया ER। इनके बीच में बच्चों एंगल कितना है, इनके बीच में एंगल है 90 डिग्री। तो ER की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ER की वैल्यू हो जाएगी √E एक्सिस का स्क्वायर प्लस E परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस 2E एक्सिस E परपेंडिकुलर cos 90, है ना, और cos 90 की वैल्यू कितनी हो गई, 0, ये तो मर गया, √EA का स्क्वायर प्लस E परपेंडिकुलर स्क्वायर। चलें आगे बढ़ें, पॉज करके नोट करो, पॉज करके नोट करो, कर लिया, ओके। सो E रिजल्टेंट किसका, एक्सिस और परपेंडिकुलर का, √E एक्सिस का स्क्वायर प्लस E परपेंडिकुलर का स्क्वायर। √E एक्सिस कितना था, 2kp cos θ/r³ का होल स्क्वायर, E परपेंडिकुलर kp sin θ/r³ का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो, समझ में आ रहा है, दो डाइपोल तोड़ लिए, P cos θ P sin θ, इसके लिए पॉइंट एक्सिस, इसके लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसके लिए एक्सिस तो E एक्सिस निकाल ली 2kp/r³, P की जगह P cos θ, इसके लिए किस पे है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है, जिधर डाइपोल मोमेंट होता है उसके अपोजिट में होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर केस में, kp/r³ होता है, पर P की जगह P sin θ रख दिया, फिर हमने इनका रिजल्टेंट निकाल लिया, √A स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, खत्म। यहां से देखो क्या कॉमन हो जाएगा, √k कॉमन, P कॉमन, r³ कॉमन और इसका होल स्क्वायर कॉमन, kp/r³ का होल स्क्वायर। यहां वाले में क्या बचा, 2 cos θ का होल स्क्वायर, यहां क्या बचेगा, सिर्फ sin θ का स्क्वायर। बोलो सही है भाई, इसमें भी k स्क्वायर P स्क्वायर r³ का स्क्वायर, k स्क्वायर P स्क्वायर r³ तो बाहर ले लिया, kp/r³ का होल स्क्वायर, यहां बचा 2 cos θ और यहां बचा sin θ का स्क्वायर। kp/r³ को बाहर ले आए क्या, स्क्वायर हटा भी लेंगे और रूट भी हट जाएगा, kp/r³ बाहर, √ भाई इसके ऊपर स्क्वायर भी है रूट भी है, हट गया, तीन दोनों चीज है ना, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, 2 cos θ का स्क्वायर 4 cos स्क्वायर θ और sin θ का स्क्वायर sin स्क्वायर θ। यहां से आपको मिला E रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू kp/r³। अच्छा 4 cos स्क्वायर θ में से एक cos स्क्वायर θ हटा लो, cos स्क्वायर θ हटा के इसमें जोड़ दो, cos स्क्वायर θ प्लस sin स्क्वायर θ, बोलो भाई 4 cos स्क्वायर θ है, इसमें से एक cos स्क्वायर θ निकाल लो, उसको sin स्क्वायर θ में जोड़ दो, कितना हो गया 1 प्लस कितना बचा यहां पे 3 cos स्क्वायर θ। ये हो गई रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक
फील्ड। बोलो आया समझ में? मैंने KP बटे आर क्यूब का होल स्क्वायर कॉमन लिया, ये बचा अंदर। 4 cos स्क्वायर थीटा था, मैंने कहा 1 cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा में जोड़ दो, 1 बन जाएगा, प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। ये हो गई रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, वेयर थीटा इज द एंगल ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल, P इज द डाइपोल मोमेंट, R इज द डिस्टेंस। अब इसमें वेक्टर की बात नहीं कर सकते बच्चों, क्यों? ध्यान से देखो, यहाँ पे ना ही ये रिजल्टेंट अलोंग द डाइपोल है, ना ही ये रिजल्टेंट अपोजिट टू डाइपोल है। यहां आपको अगर पता लगाना है कि रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या है, तो आपको ये एंगल निकालना पड़ेगा। लेट दिस एंगल बी अल्फा, ई एक्सिस ई परपेंडिकुलर, आपको एंगल निकालना पड़ेगा। यहां देखो ध्यान से, ये बना ई एक्सिस, ये बना ई परपेंडिकुलर, और ये है ई रिजल्टेंट। अगर ई परपेंडिकुलर को उठा के आप ये बना ई परपेंडिकुलर, और ये बनेगा ऐसे ई रिजल्टेंट। अगर ई परपेंडिकुलर उठा के आप यहां रख दो और ये एंगल अल्फा बोल दो, तो tan अल्फा हो जाएगा ई परपेंडिकुलर अपॉन ई एक्सिस। होगा कि नहीं? इसको उठा के यहां चिपका दो, इसको उठा के यहां चिपका दो, तो tan अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। नहीं आया भाई? इसका डायरेक्शन देख रहे हो, ई रिजल्टेंट का ना ही अलोंग द डाइपोल है, ना ही अपोजिट टू डाइपोल है, तो ना ही प्लस माइनस से काम तो चलेगा नहीं वेक्टर लगा के। इसका डायरेक्शन हम अल्फा एंगल से बताएंगे। सो वेयर, यहां पे बना ले फिर से, या यहीं पे वहीं से देख लो, tan अल्फा, वेयर tan अल्फा इज इक्वल्स टू ई परपेंडिकुलर अपॉन ई एक्सिस। बोल सकते हैं tan अल्फा इज ई परपेंडिकुलर अपॉन ई एक्सिस। ई परपेंडिकुलर कितना है? ई एक्सिस, ई परपेंडिकुलर अपॉन ई एक्सिस। सो ई परपेंडिकुलर कितना है अपना? के पी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। ई एक्सिस कितना होता है? 2kp, और p की जगह p cos थीटा रखा था अपॉन आर क्यूब। आर क्यूब मर गया, k से k मर गया, p से p मर गया। tan अल्फा इज इक्वल्स टू साइन थीटा बाई 2 cos थीटा। तो बच्चों साइन थीटा बाई cos थीटा बन गया tan थीटा। सो tan अल्फा इज इक्वल्स टू 1/2 tan थीटा। थीटा आपको गिवन होगा, अल्फा आप निकाल लोगे। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज KP बटे आर क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। अब इसमें आप थीटा की वैल्यू 0 रख दोगे तो एक्सिस का केस बन जाएगा। करके देखना, थीटा की वैल्यू 0 रखोगे तो एक्सिस, और थीटा की वैल्यू 90 रख दोगे तो इक्वेटोरियल लाइन का। इसी कहानी में यदि मैं इसी कहानी में थीटा में 0 रख दूं तो किसका केस बन जाएगा? एक्सिस का। थीटा 0 रखो, एक्सिस पे आ गया, और थीटा 90 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जनरल आपने एक इक्वेशन निकाल ली जो सब जगह चलेगी। थीटा अगर 90 रख दें तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है? KP अपॉन आर क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, और एंगल कितना है? tan अल्फा इज इक्वल्स टू हाफ tan थीटा। अब बच्चों बात आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट डायरेक्शन क्या है? बच्चों इसका नेट डायरेक्शन क्या है? अल्फा कहां से है? R से। नहीं यार, ऐसे नहीं बताएंगे हम, इसका डाइपोल से डायरेक्शन बताएंगे, डाइपोल मोमेंट से। व्हाट इज द नेट डायरेक्शन ऑफ ER? ना ही डाइपोल के साथ है, ना ही डाइपोल के अपोजिट है। आप बोल रहे हो अल्फा एंगल पे है। अल्फा कहां से है? एक्सिस से, R से। ये भी नहीं समझ में आया। अल्फा कहां से बताएंगे? देखो ध्यान से, हम क्या बताएंगे, यहां से कितना चले? थीटा, फिर यहां से कितना चले? अल्फा। यानी हम बोल सकते हैं जो रिजल्टेंट फील्ड है ER इज एट थीटा प्लस अल्फा विथ रिस्पेक्ट टू डाइपोल मोमेंट। बोलो सही है? पहले थीटा चले फिर अल्फा चले, तो थीटा प्लस अल्फा एंगल पे है ER विथ रिस्पेक्ट टू डाइपोल। ये इसका सही डायरेक्शन हुआ। अल्फा पे नहीं है, tan अल्फा आपने बता दिया हाफ tan थीटा, आप अल्फा निकाल लोगे, बहुत अच्छी बात है। अल्फा आ गया 30 डिग्री मान लो, तो यहां से 30 डिग्री, पर ये कहां पे है? नेट डायरेक्शन क्या होगा? यहां से 60, फिर यहां से 30, ऐसे।
कि नेट डायरेक्शन क्या है डाइपोल से थीटा प्लस अल्फा। अब आप एग्जैक्ट कोई बोल दे डाइपोल ऐसे, आपको बोल दे हम अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री है, तो आप क्या बताओगे किधर है इलेक्ट्रिक फील्ड? 30 किससे, ये तो पता ही नहीं। हम आपको थीटा बता दे, थीटा 60 डिग्री है, अल्फा 30 डिग्री है, तो आप बता दोगे कि 90 डिग्री पे होगा इससे, सॉरी ऐसे हो जाएगा 90 डिग्री पे। ये 60 पहले गया, फिर यहां से 30 और गया, और ई किस पे आ गया 90 डिग्री पे। फील हुई बात कि नहीं, कि सिर्फ अल्फा बताने से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डिफाइन नहीं हो सकता, अल्फा के साथ थीटा भी पता होना चाहिए। वो नेट डाइपोल मोमेंट जो एक्चुअल डाइपोल मोमेंट है उससे ई आर किस पे है, थीटा प्लस अल्फा पे इंक्लाइंड है, और उसकी वैल्यू कितनी है नोट कर लें इसको पॉज करके, 1 2 3 4 हो गया नोट, इसको भी नोट कर लें 1 2 3 4, और उसकी नेट वैल्यू है केपी बटे आर क्यूब 1 प्लस सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें आप चाहो तो खुद से चेक करना, थीटा की वैल्यू 0 रखोगे तो एक्सेस वाला पॉइंट मिल जाएगा, 0 रखो, cos 0 इज 1, 1 प्लस 3 4, अंडर रूट 4 इज 2, 2 केपी बटे आर क्यूब, और थीटा की वैल्यू 90 रखोगे तो आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, cos 90 इज 0, 1 बचा केपी बटे आर क्यूब। यानी ये याद रखें तो सर दोनों याद, बिल्कुल भाई ये जनरल पॉइंट का है, केपी बटे आर क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। थीटा कहां से एंगल है, डाइपोल से, और ई आर का नेट एंगल कितना है, फाइनल आंसर आप क्या लिखोगे, ई आर इज एट थीटा प्लस अल्फा फ्रॉम पी, थीटा प्लस अल्फा फ्रॉम पी। इस पे एक सवाल भी लेके आए थे, आज समय खत्म हो रहा है तो शायद सवाल ना कराएं, एक बार ट्राई किया जाए। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग डाइपोल मोमेंट P इज प्लेस्ड एट ओरिजिन, इसको पॉज करके खुद से ट्राई करना। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट P है, इट इज प्लेस्ड एट ओरिजिन। बढ़िया सवाल है, बहुत ही मस्त सवाल है, मतलब मजा आ जाए, एडवांस लेवल का सवाल। सच दैट इट्स इक्वेटर इज वाई एक्सिस, इस डाइपोल मोमेंट का जो इक्वेटर है, सच दैट इट्स इक्वेटर इज वाई एक्सिस, वाई एक्सिस इसका इक्वेटर बन गया है, ये इसका इक्वेटर है, बहुत बढ़िया। अच्छा, एट पॉइंट P लोकेटेड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द ओरिजिन द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इज अलोंग वाई एक्सिस। अब ये कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड दी है बच्चों, द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, ये कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड दी होगी, यहां पे इन्होंने रिजल्टेंट दी होगी कि नहीं भाई। ये क्वेश्चन ना ही एक्सिस का लग रहा है ना ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का। भाई पी पॉइंट देखो इसके लिए कहां, एक जनरल पॉइंट है, ये डाइपोल है, इसका डाइपोल मोमेंट बता रखा है पी, इसके लिए कैसा पॉइंट है, जनरल पॉइंट, आर डिस्टेंस पे, थीटा एंगल पे, इसको एंगुलर पोजीशन कहते हैं बच्चों, आर कॉमा थीटा, एंगुलर कोऑर्डिनेट बोलते हैं किसी पॉइंट का, आर कॉमा थीटा, ये मिल गया। यहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बोला है, द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इज अलोंग वाई एक्सिस, तो डेफिनेटली ना ई एक्सिस बताएंगे ना ई बाइसेक्टर, ये क्या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है जो ई आर है। फाइंड द एंगुलर पोजीशन ऑफ पॉइंट पी, मतलब थीटा पूछा है, द वैल्यू ऑफ थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा एंगुलर पोजीशन, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, मतलब ई आर की वैल्यू। पॉज करके ट्राई करो, बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये, पॉज करके ट्राई करो, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाएं, पॉज करके 1 2 3 4 एक बार ट्राई करो, बहुत मस्त सवाल है। हो गया, चलो अगर मैं इस लाइन को यहां से आगे खींच लूं बच्चों, तो ये मेरे ख्याल से बनेगा इसमें ई एक्सिस वाला कहानी, बोलो यहां बना ले, ये पॉइंट है पी, तो बच्चों ये बनेगा ई एक्सिस वाली कहानी, और ये गया है ई रिजल्टेंट। एक्सिस से हम कितना एंगल मानते थे, अल्फा मानते थे, एक्सिस से कितना एंगल माना था, अल्फा। देखो एक्सिस से कितना एंगल माना है, अल्फा, ये डाइपोल और ये आर थीटा, तो एक्सिस से कितना एंगल पे है, अल्फा। बच्चों ये एंगल कितना है, थीटा। एक इंफॉर्मेशन बड़ी इंपॉर्टेंट दी है, द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इज अलोंग वाई एक्सिस, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है। बच्चों ध्यान से देखो, ये एंगल थीटा आप यहां बना सकते हो, थीटा, ये थीटा यहां बन सकता है,
और ये कैसा है y में, ये क्या है x, यानी थीटा प्लस अल्फा 90 डिग्री है। फिर से बच्चों ये एंगल थीटा है, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो इसको तोड़ोगे एक डाइपोल ऐसा बनेगा, एक ऐसा, इस वाले के लिए ये ई एक्सिस बनता है ऐसे, और एक बनेगा ई परपेंडिकुलर, उसको छोड़ो। ये एंगल कितना है अल्फा। मैं यहां पे अगर एक लाइन खींच दूं तो ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा। बोला हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में मिल रही है, वाई एक्सिस पे, और ये ध्यान से देखो किसका डायरेक्शन है, एक्स का। तो ये थीटा प्लस अल्फा कितना है 90। यही बस सवाल में क्लिक था और कुछ नहीं। ये रहा पॉइंट एक्स या पॉइंट पी। यहां से मैंने कहा एक बनी ई एक्सिस और ये इन्होंने बना के दिया ई रिजल्टेंट, और बोला रिजल्टेंट वाई के अलोंग, ये एंगल अल्फा बोला बच्चों, ये एंगल थीटा इन्होंने दे रखा है। अगर मैं ये एक लाइन खींच लूं तो ये भी थीटा, ये दिख रहा है एक्स के पैरेलल, ये वाई के पैरेलल, तो यहां से साफ समझ में आया थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी है 90। हमसे मांगी है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा। हमारे पास एक एक्सप्रेशन और था, tan अल्फा इज इक्वल्स टू हाफ tan थीटा। भूल गए क्या? tan अल्फा इज इक्वल्स टू हाफ tan थीटा, इसको यूज करेंगे। यहां से देखो आप अल्फा की जगह 90 माइनस थीटा रख सकते हो, तो tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू हाफ tan थीटा बोल सकते हैं। अल्फा की जगह 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा इज इक्वल्स टू हाफ tan थीटा। यहां से cot थीटा इधर भेजो, नीचे जाके cot थीटा, ऊपर आके tan थीटा हो जाएगा। इस 2 को इधर भेजो, 2 इज इक्वल्स टू tan थीटा बटे cot थीटा। cot थीटा ऊपर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, cot थीटा ऊपर आके कितना हो जाएगा tan थीटा, तो ये बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2। यहां से tan थीटा इज इक्वल्स टू √2। एंगल मिल तो गया। कोई एंगल का आंसर मांगे तो एंगल का आंसर होगा थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स √2। एकदम सही पढ़ा रहा हूं, टेंशन मत लो। थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स √2। बढ़िया इंफॉर्मेशन छुपा के दी थी। ये ऐसे है, मैंने कहा ये एंगल अल्फा, ई एक्सिस से ये थीटा, थीटा प्लस अल्फा कितना 90। ये एक एक्सप्रेशन था, tan अल्फा इज इक्वल्स टू हाफ tan थीटा, अल्फा की जगह 90 माइनस थीटा, cot थीटा इधर जाए cot थीटा, ऊपर आके हो गया tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2। नेक्स्ट है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट P। मैग्नीट्यूड ऑफ, भैया थीटा की वैल्यू मिल गई है तुमको, tan थीटा की वैल्यू मिल गई है, cos थीटा निकाल लोगे। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट P बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, इलेक्ट्रिक फील्ड एट, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट P। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड एट P बता सकते हो? अभी तुमने इसका फॉर्मूला पढ़ा था, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट P क्या था, KP अपॉन R क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। cos थीटा की वैल्यू पता लगा सकते हो, बिल्कुल। आपको tan थीटा की वैल्यू पता है √2, tan थीटा इज इक्वल्स टू √2। यहां एक ट्रायंगल बना लो। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर √2 ले लो, बेस 1 ले लो, एंगल थीटा। बोलो सही है, tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस ट्रायंगल की ये साइड बताओ कितनी होगी, अंडर रूट इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 प्लस इसका स्क्वायर 3, √3। बोलो सही है। भाई tan थीटा √2, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाता है। फिर मैंने कहा इस ट्रायंगल की तीसरी साइड कितनी होगी, अंडर रूट इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 इसका स्क्वायर 1 3। अब यहां से cos थीटा की वैल्यू आप बता सकते हो, cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहां पे 1/√3 का स्क्वायर लिखोगे, KP अपॉन R क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा 1/√3 का स्क्वायर, 3 3 कैंसिल, 1 1 2, तो रूट रह जाएगा √2 KP अपॉन R क्यूब। चाहो तो K की वैल्यू भी रख दो। यहां पे ये लेक्चर होता है आज का समाप्त। इसके बाद डाउनलोड करो DPP और उड़ा दो इसके सारे सवाल। क्लियर है? तो आज हमने 3 जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा। एक्सिस पे 2 KP अपॉन R क्यूब अलोंग द डाइपोल, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे KP अपॉन R क्यूब अपोजिट टू डाइपोल, और किसी जनरल पॉइंट पे KP अपॉन R क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। और यहां पे एक और फॉर्मूला है अल्फा का जो कि एक्सिस से था, tan अल्फा इज हाफ tan थीटा। तो यहीं पे लेक्चर करते हैं समाप्त। इसको आप नोट कर लीजिएगा, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।